नमस्कार एंड वेलकम इनटू द मॉडर्न हिस्ट्री लेक्चर सीरीज। और आज हमारा जो लेक्चर है मॉडर्न हिस्ट्री में वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट लेक्चर, मराठा राज्य और उस राज्य का साम्राज्य में बदलना, फिर उसके बाद में अंग्रेज़ों के समय एंग्लो मराठा जो बाद युद्ध हुए उन युद्धों के बारे में पढ़ना। यानी एक राज्य का उदय होना, उस राज्य से साम्राज्य तक बढ़ना और साम्राज्य से फिर घटते हुए और बाद में अंग्रेज़ों की सब्सिडरी अलायंस के थ्रू उसमें ख़त्म हो जाना। ठीक है, 1818 आते आते मराठा साम्राज्य जो है वो समाप्त हो जाता है। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात कि मराठा साम्राज्य की शुरुआत करने वाले हैं छत्रपति शिवाजी महाराज, जो हिंदवी स्वराज की एक विचारधारा लेके आते हैं, जिस विचारधारा के बारे में कोई सोच नहीं रहा था उस समय तक। ठीक है, क्योंकि पिछले 700-800 सालों से विदेशी जो भी आक्रांता यहाँ आए थे, विदेशी जो शासक थे वो भारत में शासन कर रहे थे और भारत के लोगों की सोच में भी यही बस गया था कि इनका शासन ही रहने वाला है हमारे ऊपर। ठीक है, तो सबसे पहले हम छत्रपति शिवाजी महाराज को नमन कर देते हैं और आगे इस लेक्चर में छत्रपति शिवाजी महाराज बार बार बोलना पड़ेगा। वैसे तो मॉडर्न हिस्ट्री की जब हम बात करते हैं तो ओरिजिनली पेशवाओं के समय से पढ़ा जाता है, छत्रपति शिवाजी महाराज को नहीं देखा जाता है उसमें, क्योंकि वो मिडाइवल हिस्ट्री में आ जाता है। लेकिन हमें जब बेसिक क्लियर करना है तो वहाँ से शुरू करेंगे जहाँ से जीरो होगी। ठीक है, जब मराठा नाम का कोई साम्राज्य होगा नहीं या राज्य कोई होगा नहीं। ठीक है, तो लेक्चर में मैं शिवाजी महाराज की पूरा नाम लेने की बजाय सिर्फ शिवाजी भी यूज करूंगा, तो उसमें भावनाओं को भड़काने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो पहले ही बोल दिया क्लियरली कि हमारा छत्रपति शिवाजी महाराज के लिए पूरी तरीके से सम्मान है। ओके, सो राइट नाउ हम लास्ट थोड़ा सा ओवरव्यू करते हैं। पेज नंबर पहले से देखिए, हम पेज नंबर पहले मैं आपको बता दूं, हमने अब तक जो है पढ़ाई कर ली है किस तरीके से अंग्रेजों ने बंगाल को अनेक्स किया, बंगाल को अधिकृत कर लिया है। ठीक है, उसके बाद में हम अवध का भी हम देख चुके हैं। देन हमने कर्नाटक वाले बार से देखे थे, कर्नाटक वार देखे थे, फ्रांसीसी और अंग्रेजों के बीच में युद्ध हुए थे। उसके बाद में हमने मैसूर राज्य किस तरीके से अंग्रेजों के अंदर आया वो भी हमने देख लिया है। एंग्लो मैसूर युद्ध हुए थे 4, वो क्लियरली देख लिए हैं। आज के इस लेक्चर में हमें मराठा एंग्लो वार्स देखने हैं, लेकिन मराठा साम्राज्य से शुरुआत करेंगे। ओके, तो लेक्चर होगा ट्री ऑफ मराठा फैमिली चार्ट। एक चार्ट है पेज नंबर 3 पे, वो दिखाने वाला हूँ आपको। पूरी जो ट्री है किस तरीके से शुरुआत होती है, मराठा राज्य का उदय कैसे होता है, उसके बाद में छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में पूरी जीवनी। यही सबसे इंपॉर्टेंट है, सवाल पूछे जाने के चांस रहते हैं, मिडाइवल में हो या मॉडर्न में हो, सवाल पूछे जा सकते हैं छत्रपति शिवाजी महाराज से। देन सन 1713 तक आते आते शाहू महाराज के टाइम पे, नाम बहुत सारे हैं इसमें, वो धीरे धीरे याद हो जाएंगे, रिवाइज कराता रहूँगा। तो पेशवा युग शुरू हो जाता है। छत्रपति जो महाराज हैं वो एक जगह पे सतारा में जाके बैठ जाते हैं, राष्ट्रपति की फॉर्म ले लेते हैं और प्रधानमंत्री उनका शासन चलाते हैं। तो पेशवा युग शुरू हो जाता है। फिर 1761 में पानीपत का तृतीय युद्ध होता है। ओके, उसके बाद में जो है मराठा एम्पायर में आपस में फूट होने लगती है, क्योंकि क्षेत्र बढ़ जाता है, बड़ा एरिया हो जाता है, तो फिर अलग अलग क्षेत्रों में छोटे छोटे वहाँ पे अपने आप को स्वतंत्र करते हैं। जैसे कि ग्वालियर वाले अलग कर लेते हैं, इंदौर वाले अलग कर लेते हैं। तो फिर इनमें आपस में फूट बढ़ने लग जाती है और इस फूट का फायदा उठाते हैं अंग्रेज, एक दूसरे से लड़ाते हैं और फाइनली 1818 आते आते पूरे तरीके से मराठा साम्राज्य को अंग्रेजों के अधीन कर लेते हैं, बम्बई प्रेसिडेंसी के अंदर मिला लेते हैं। ओके, जिसके अंतर्गत हम आंग्ल मराठा युद्ध देखेंगे। पेज नंबर 2 पे जो मैप है मैं आपको पहले लेक्चर से बता रहा हूँ। ठीक है, जिसमें आपको ऊपर की साइड में मुगल साम्राज्य की जब बात चल रही है तो ऊपर की साइड में मुगलों के नाम बताए हुए हैं मैंने आपको। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान कर लो, रिमाइंड कर लो आप चाहो तो। फर्रुखसियार का समय है 1712 से लेकर 1719 के आसपास में। ठीक है, फिर मोहम्मद शाह है 19 से 48, बीच में भी 2-3 आए हैं। ठीक है, उसके बाद में अहमद शाह है और फिर शाह आलम है। बट इसमें दो इंपॉर्टेंट रहेंगे, फर्रुखसियार और मोहम्मद शाह, क्योंकि पेशवा युग जो रहने वाला है 1712 से लेके और 1748 के बीच में ही ज़्यादातर कारनामे होने वाले हैं। ठीक है, उसके बाद में तो मुगल जो है वो बिल्कुल कठपुतली हो जाएंगे और कभी अंग्रेजों के इशारे पे नाचेंगे, कभी जो है वो मराठों के इशारे पे नाचेंगे। ओके, अवध और बंगाल कंप्लीट कर चुके हैं। इधर की साइड में कर्नाटक वाला क्षेत्र है वो कंप्लीट हो चुका है, मैसूर कंप्लीट हो चुका है। तो मैप से आप क्लियर समझ सकते हैं कि अब अंग्रेजों का अगला टारगेट क्या रहने वाला है। अब अंग्रेजों का अगला टारगेट रहने वाला है सबसे बड़ा जो साम्राज्य उस समय बना हुआ था, मराठा क्षेत्र। ठीक है, मराठा क्षेत्र रहने वाला है। ओके, पेज नंबर 3 पे आइए। ये ट्री चार्ट है मराठा एम्पायर का, मराठा साम्राज्य का। सबसे ऊपर देखिए 16 डायनेस्टी। मराठा अपने आप को सूर्यवंशी मानते हैं। ठीक है, सूर्यवंशी में से भी ये अपने आप को सिसोदिया राजपूत वंश में से मानते हैं। ठीक है, बाकी अगर आगे की बात करें तो
जब शिवाजी महाराज का राज्य अभिषेक हो रहा था, उस समय जो महाराष्ट्र के पंडित थे, उन्होंने इनका राज्य अभिषेक करने से मना कर दिया था, क्योंकि महाराष्ट्र के जो पंडित थे उन्हें क्षत्रिय नहीं मान रहे थे, इन्हें शूद्र मान के चल रहे थे। इसलिए महाराष्ट्र के पंडितों ने मना कर दिया था, इसलिए वो काशी के पंडित को बुला करके लेके आए थे, गंगा भट्ट को, तब उनका राज्य अभिषेक हुआ था 1674 में। ओके, तो ये मानना है, इनसे सवाल नहीं पूछे जाएंगे। ठीक है, सूर्यवंश क्या होता है, सूर्य से पैदा हुए उस टाइप में होता है। ठीक है, सिसोदिया राजवंश जो अपना चित्तौड़गढ़ वाला है, उसमें से ही निकल के आते हैं। फिर भोसले डायनेस्टी शुरुआत होती है यहाँ पे। ठीक है, शिवाजी के जो दादाजी थे वो थे मालोजी भोसले, नाम ध्यान रखना है। शिवाजी के जो दादाजी थे, शिवाजी महाराज बोल लो, ठीक है, शॉर्ट में शिवाजी बोलूंगा। ओके, मालोजी भोसले। अब उस समय का आपको मैप देखना होगा, उस समय की राजनीतिक कंडीशंस क्या रहेंगी। ठीक है, शिवाजी महाराज का जन्म होता है सन 1630 में। ये डेट आपको याद रखनी होगी ताकि आपको मैप क्लियरिटी आसान रहेगी। ठीक है, 1630, अलग अलग आंकड़े हैं, कहीं 1627 मान लो, चाहे 1630 मान लो। और 19 फरवरी के दिन जो है वो महाराष्ट्र में छुट्टी मनाई जाती है उस दिन, तो शिवाजी महाराज का जन्म 19 फरवरी के दिन माना जाता है। ओके, अब आप आइए पेज नंबर 6 पे आइए। ठीक है, पेज नंबर 6 पे आइए। पेज नंबर 6 पे सिर्फ मैंने मैप ही मैप यूज किए। ठीक है, पहला मैप आप देखेंगे तो जिस समय शिवाजी महाराज का जन्म हुआ था 1630 में, उस समय का मैप है ये। ठीक है, जब शिवाजी महाराज का जन्म हुआ है उस समय का मैप है। मुगल जो आए थे वो 1526 में आए थे। ठीक है, 1526 में बाबर आया था, उसके बाद में हुमायूं, और उसके बाद में अकबर, अकबर के बाद में शाहजहां, अकबर के बाद में जहांगीर, और उसके बाद में शाहजहां। तो 1630 में शाहजहां का शासन था। 1627 से शुरू होता है, 1658 तक शाहजहां का शासन था। 1630 में यहाँ ऊपर की साइड में कौन है, शाहजहां। ठीक है, और शिवाजी महाराज की जो मृत्यु हो रही है वो 1680 में हो रही है, यानी 50 साल के आसपास में जीवित रहने वाले हैं। जब उनकी मृत्यु होगी तब उस समय औरंगजेब है, क्योंकि 1658 में वो बैठ जाता है। यहाँ पे ऊपर की साइड में आप देखेंगे तो मोस्ट क्षेत्र पे जो है वो किसका राज है, मुगल एम्पायर है 1630 में। ये बात चल रही है 1630 की। उससे पहले जब हम जाते हैं थोड़ा सा, तो मुगलों के से पहले जो था सल्तनत काल था, या गुलाम वंश जिसे बोलते हैं। ठीक है, गुलाम वंश भी अपने दक्षिण तक फैल चुका था, दक्षिण तक फैला था। बाद में राजा कमजोर हुए तो दक्षिण के राजा अपने आप को स्वतंत्र कर चुके थे, तो वहां पे एक बहमनी साम्राज्य बना था। ठीक है, बहमनी बना था, और उससे नीचे विजयनगर साम्राज्य था। ऑल ओवर इंडिया में ऊपर ऊपर मुस्लिम थे, और विजयनगर साम्राज्य नीचे हिंदू साम्राज्य था। बहमनी साम्राज्य भी अपने आप में मुस्लिम साम्राज्य था। बाद में ये बहमनी साम्राज्य जो आज के टाइम का मराठा, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, ये वाला क्षेत्र था, ये टूट करके 5 भागों में बढ़ जाता है। बहमनी साम्राज्य टूट करके, जिनमें है अहमदनगर, बीजापुर, गोलकुंडा, बीदर और बरहार, 5 होती हैं। ठीक है, 1630 तक बीदर और बरहार खत्म हो चुके हैं, ये आपस में मिला चुके हैं, बीजापुर और अहमदनगर वगैरह। ठीक है, कुछ समय बाद में ये जो अहमदनगर है ना, ये अहमदनगर आपको दिख रहा है, ये अहमदनगर मुगल एम्पायर मिला लेगा। ठीक है, अब देखो, जब अकबर छोड़ के जाता है शासन को, तो वो करीब करीब 15 के आसपास जो है वो अपने राज्य छोड़ के जाता है। ठीक है, 15 सूबे जिसे बोल सकते हो आप। अकबर के बाद में जहांगीर सेम बना के रखता है, कोई ज़्यादा चेंज नहीं करता है। शाहजहां उसमें थोड़ा सा ऐड कर देता है, 3 राज्य और ऐड करता है। तो नीचे साउथ में जाने की कोशिश कर रहे हैं, ऊपर तो उनका पूरा साम्राज्य है ही, अफगानिस्तान तक साम्राज्य है, इधर बांग्लादेश तक पूरा साम्राज्य है ही। ठीक है, अब वो नीचे की साइड में जाने की कोशिश कर रहे हैं, और उनमें सबसे ज्यादा कोशिश की जाएगी औरंगजेब के द्वारा। औरंगजेब को शुरुआत से ही, जब वो राजा भी नहीं बना था, उससे पहले ही दक्कन में भेज दिया गया था शाहजहां के द्वारा। दक्कन का वो सूबेदार था पहले से। ठीक है, तो औरंगजेब की और शिवाजी की तो शुरू में ही अनबन शुरू हो जाएगी। अब इसमें आप क्लियर देखिए, एक साइड से ऊपर से जो है वो मुगल हैं, मुगल नीचे की साइड में एक्सपेंशन करना चाह रहे हैं। ठीक है, इधर अहमदनगर को वो एनेक्स कर लेंगे कुछ समय बाद में ही। ठीक है, बचेंगे बीजापुर और गोलकुंडा, मराठा नाम की कोई चीज नहीं है यहाँ पे अभी तक। ठीक है, अब आप जो है ऊपर से दोबारा से आ जाइए और पेज नंबर 3 पे आ जाइए। ठीक है, जहाँ पे मैं आपको ट्री बता रहा था। मैप समझ में आ गया आपको? ठीक है, ये आप जो भोसले डायनेस्टी में मालूजी भोसले देख रहे हैं, ये मुगल सम्राट के अधीन एक तरीके से मान सकते हो, या अहमदनगर साम्राज्य थोड़ा बहुत अधीनस्थता स्वीकार कर चुका था। तो अहमदनगर के अंतर्गत ये वहां पे एक सूबेदार थे। ठीक है, अहमदनगर के अंतर्गत तो इनके अंडर में जितने भी मराठा थे वो इनकी सेवा देते थे, और ये किसकी सेवा देते थे, अहमदनगर की। अब मालोजी भोसले, इनके जो बेटे होते हैं उनके नाम है शाहजी और शरीफ जी। एक्चुअली में ऐसा था, मालोजी भोसले के बेटे नहीं हो रहे थे, तो एक मुस्लिम पीर थे, उनकी ये पूजा करते थे और उनके साथ में बैठना होता था, और उस मुस्लिम पीर का नाम था शाह पीर।
ठीक है। शाह शरीफ, मुस्लिम पीर का नाम क्या है? शाह और शरीफ। जब इनके दो बच्चे हुए तो उन दोनों बच्चों के नाम उन्होंने शाहजी और शरीफ जी इस तरीके से रख दिया। तो शाहू ऊपर की साइड में शाहजी और नीचे दूसरे जो हुए शरीफ जी। शाहजी अहमदनगर साम्राज्य खत्म होते ही बीजापुर साइड में शिफ्ट हो जाएंगे। बीजापुर के जो आदिल शाही नवाब बोलते हैं, बीजापुर वाला जो है वो आदिल शाही रहेगा, ठीक है, ध्यान रखना है, बीजापुर का आदिल शाही। तो उसके अंडर में काम करने लग जाएंगे। और जब उसके अंडर में काम करते हैं तो इनके लिए पुणे क्षेत्र जो है उसकी जागीर दी जाती है, ठीक है। पुणे की जागीर इनको दे दी गई, शाहजी को। शाहजी है ये शिवाजी के पिताजी, ठीक है। और शिवाजी की माता जी है वो जीजाबाई है। शाहजी को पुणे की जागीर मिल चुकी है, लेकिन शाहजी हमेशा केंद्र में रहेंगे। केंद्र यानी बीजापुर की राजधानी, बीजापुर में जिसे हम बोलते हैं विजयनगर, वहां जाके रहेंगे मोस्टली, ठीक है। यानी वहां के नवाब की सेवा करते रहेंगे। तो शाहजी अपनी पत्नी ताराबाई, अपने बच्चे शिवाजी को पुणे छोड़ जाते हैं, पुणे वाले क्षेत्र में। पुणे के जस्ट पास में एक शिवनेरी का किला है, तो वहां छोड़ के जाते हैं, ओके। और उस किले का और उस एरिया का जो संरक्षण देके जाते हैं, एक व्यक्ति है दादाजी कोंडदेव करके, तो उनके संरक्षण में वो देके जा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे शिवाजी का जन्म हो रहा है 1630 में। एरिया कौन सा है? पुणे वाला, ठीक है। और अब आप मैप नंबर जो है, पेज नंबर आइए, पेज नंबर 5 पे आइए, ठीक है। पेज नंबर 5 पे आ जाइए। पहुंचे पेज नंबर 5 पे? आपको पुणे दिख रहा है? पेज नंबर 5 पे देखिए, पुणे मैंने गोला किया हुआ है ना, ठीक है। एक बार मैं आपको क्लियरली बता देता हूँ। सबसे पहले तो ओवरव्यू में देखिए, हैदराबाद दिख रहा होगा आपको, ठीक है। नीचे की साइड में बीजापुर दिख रहा होगा, जिसे बीजापुर बोल सकते हैं आप, ठीक है। अब यहाँ मुंबई वाले क्षेत्र पे आप जूम इन कर लीजिए थोड़ा सा, ठीक है। मुंबई वाले क्षेत्र पे, मुंबई के आसपास में पुणे देखा आपको, ठीक है। पुणे, पुणे और मुंबई के बीच में ये जो क्षेत्र है नीचे की साइड तक, इसे बोला जाता है मावल रीजन। इसे मावल क्षेत्र बोला जाता है, ठीक है। और ये जो क्षेत्र है वो पड़ रहा है अपना, कौन सा घाट है ये? पश्चिमी घाट है। पश्चिमी घाट में, पश्चिमी घाट में यहाँ पे जो पहाड़ियाँ हैं बहुत घनी हैं। बारिश पश्चिमी घाट में भयंकर होती है। पश्चिमी घाट से जो जो पूर्वी दिशा है उस साइड में बारिश नहीं होती है, वो छायावृष्टि क्षेत्र है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे बहुत सारी पहाड़ियाँ, तो बारिश खूब घनी होती है इस जगह पे। लेकिन यहाँ पे किसान जो है वो खेती नहीं कर पा रहे हैं। कारण क्या है कि उन्हें दोनों तीनों साइड से, ऊपर से मुगल आगने की कोशिश कर रहे हैं, पीट रहे हैं, इधर से बीजापुर वाले जो मन मर्जी कर रहे हैं, उस हिसाब से कोई भी आकर के और इनके क्षेत्र में आकर के लूटपाट कर लेता है। इसलिए ये स्थायित्व में नहीं है। तो ज़्यादातर किसानों का जो है वो जो स्थिति है, सोच जो है वो दयनीय हो चुकी है, वो कुछ करना नहीं चाह रहे हैं इस टाइम, ठीक है। अब ये मावल क्षेत्र में यहाँ पे जगह है शिवनेरी का दुर्ग, वहाँ पे इनका जन्म होता है शिवाजी महाराज का, ठीक है। उसके बाद में ये मावल रीजन के किसानों के पास में जाते हैं, उनके लोगों के पास में जाते हैं, दादाजी कोंडदेव के संरक्षण में। इनके माताजी जो थी ताराबाई, माताजी जो थी जीजाबाई, वो धार्मिक प्रवृत्ति की थी। तो रामायण महाभारत उन सब की कहानियां इन्हें सुनाई हुई थी, और राम राज्य की परिकल्पना भी इन्हें बताई हुई थी, ठीक है। तो हो सकता है वहां से इनके अंदर जो है वो खुद के राज्य की कल्पना निकल के आई थी। बाकी इनसे पहले जैसे इनके पिताजी थे। मोर इम्पोर्टेंट बात जो है ना शिवाजी महाराज के लिए, हम इसलिए क्यों जोड़ दे रहे हैं इसमें, क्यों आज के समय पे इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है शिवाजी महाराज का? ऐसा नहीं है शिवाजी महाराज ने कोई बड़ा साम्राज्य स्थापित कर दिया हो। शिवाजी महाराज से ज़्यादा जो क्षेत्र आए हैं बाद में पेशवाओं ने कवर किया है, ऊपर दिल्ली तक लेके गए हैं। लेकिन शिवाजी महाराज जो कॉन्सेप्ट लेके आए थे, स्वराज, खुद का राज होना चाहिए। इनके पिताजी थे बीजापुर के अधीन काम कर रहे थे। इन्होंने पिताजी से बोला, पिताजी आप क्या करते हो? बोले कि हम यहाँ पे जो है वो जागीरदार हैं। बोले जागीरदार कौन होता है? कि बोले यहाँ के नवाब के अंडर में काम करने वाला है। बोले नवाब कौन है? कि बोले ये विदेशी हैं, उस समय आए थे यहाँ पे शासन करने लगे। तो इन्होंने बोला कि तुम दूसरों के यहाँ काम क्यों कर रहे हो, अपने काम क्यों नहीं करते, अपना कुछ राज्य क्यों नहीं बनाते? तब उनके पिताजी की समझ में नहीं आया कि ऐसा भी हो सकता है। जो आदमी, कोई भी समाज हो या कुछ भी हो, अगर 100-2 सालों से गुलाम है, जैसे हमें ही मान लीजिए, जब अंग्रेजों के टाइम पे अंग्रेजों ने ऐसे फिट बैठा दिया था भारत के लोगों के अंतर्गत कि तुम गुलाम हो, गुलाम ही रहोगे। कांग्रेस ने मोस्टली 1929 तक ये नहीं बोला था कि हमें स्वतंत्रता चाहिए, मोस्टली यही बोलते थे कि हम आपके अधीन ही रहेंगे, ठीक है। तो उस गुलामी से बाहर निकलने वाला कॉन्सेप्ट ये लेकर है ना, स्वराज। अब उसमें शब्द जुड़ता है हिंदवी स्वराज या हिंदू स्वराज, ठीक है। शिवाजी जी के साथ में जो सबसे बड़ी दिक्कत जो आज के समय पे जो कट्टर नेता करते हैं, उसे हिंदू राजा दिखाने की कोशिश करते हैं कि कट्टर हिंदू। शिवाजी कट्टर हिंदू नहीं थे।
मुसलमानों में भी शिवाजी के बहुत बड़े फैन है। महाराष्ट्र में जितने भी मुसलमान हैं वो शिवाजी के कट्टर फैन है। ठीक है, मैंने बहुत सारी वीडियो देखी, उनमें पता चल रहा था कि मुस्लिम समाज के जो लोग हैं वो शिवाजी महाराज को बहुत अच्छे तरीके, बाकी जो बीजापुर के नवाब थे वो किसानों के साथ में शोषण कर रहे थे। शिवाजी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात थी स्त्रियों की रक्षा करना, गायों की रक्षा करना, किसानों के लिए बिल्कुल मिनिमम कर लेना। उस टाइप में ये जो बातें थी ना, ये राम राज्य की परिकल्पना के अंतर्गत आती थी, लोगों का भला होना चाहिए उस तरीके से। ठीक है, तो इन्होंने ये जो कॉन्सेप्ट लेके आए थे ना हिंदवी स्वराज वाला, कि भारत के लोगों का स्वराज होना चाहिए, उसमें कोई रिलीजन को नहीं जोड़ना था, बट वो जोड़ दिया। तो देखते हैं अभी थोड़ी देर में सारे पॉइंट्स को। ये क्षेत्र को देखिए आप, ये मावल वाला क्षेत्र है। ठीक है, यहाँ के लोग जो किसान हैं वो बिल्कुल कुछ काम नहीं कर पा रहे हैं, खेती भी नहीं कर पा रहे हैं, और सैनिक तो है ही नहीं वो। शिवाजी ने फिर दादाजी से बोला, दादाजी कौंडेव से, कि हमें ऐसा करना है, हमारा स्वराज स्थापित करना है, तो हमें चाहिए सैनिक। और सैनिक सबसे पहले जो आ सकते हैं वो कहाँ से आ सकते हैं, बोले कि ऐसा करते हैं इन किसानों को प्रशिक्षण देते हैं। और उस क्षेत्र की सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि ये पूरा जो क्षेत्र है पहाड़ी इलाका है। मुगल साम्राज्य उत्तर में शासन कर रहा है, बीजापुर वाला भी दूसरी साइड में। इस पहाड़ी इलाका पश्चिमी घाट वर्ल्ड में हॉटस्पॉट माना जाता है। ठीक है, डाइवर्सिटी के मामले में इंडिया के अंदर तो दो ही आते हैं, अपना पश्चिमी घाट और हिमालय का पूर्वी उत्तरी जो पूर्वोत्तर वाला क्षेत्र आता है, दो हॉटस्पॉट। हॉटस्पॉट मतलब बहुत ज्यादा जैविक विविधता है यहाँ पे। ठीक है, तो इस क्षेत्र में बाकी जो लोग हैं उनके लिए आक्रमण करना और जीतना आसान नहीं हो सकता। इस चीज को शिवाजी ने समझा। और शिवाजी सिर्फ ऐसे नहीं थे कि योद्धा ही योद्धा थे, वो हर समय की कंडीशंस के हिसाब से रणनीति चलते थे। अगर उन्हें संधि करनी है तो संधि करने में वो हिचकते नहीं थे बिल्कुल भी, संधि करते थे। वो उस टाइप में थे कि अगर शेर को लग रहा है कि इस समय ज्यादा लड़ाई करेंगे तो हम मारे जाएंगे, तो दो पैर पीछे आप ले लो, फिर दोबारा से ताकत से फिर खड़े होकर फिर मारना है सामने वाले को। उन्होंने संधियां भी की थी इस तरीके। तो मावल क्षेत्र में किसानों को वो इकट्ठा करते हैं, उस पहाड़ी वाले इलाके को, पूरे पूरे क्षेत्र को वो खोजबीज करते हैं और पहाड़ों पे चढ़ना उतरना सीखते हैं। तो वहां से वो छापामार पद्धति निकाल के लाते हैं। ठीक है, क्योंकि सामने वाले की सेना होगी ज्यादा, इनके पास होगी सेना कम, तो निकाल के लाओ कोई ऐसा तरीका ताकि सामने वाला जो है इस क्षेत्र में आने की कोशिश ही नहीं करे। भले ही सामने वाला 20,000 सैनिक लेके आ रहा है, इनके 1,000 सैनिक हैं, तो भी वहां पे जो है वो आक्रमण कर सके। तानाजी मूवी आप देखेंगे कभी, तो तानाजी मूवी में जो होता है वो आपको मैं समझा दूंगा थोड़ी देर में। कोंडना, कोंडाना, जिसे आज के समय पे सिंहगढ़ बोला जाता है। ठीक है, कोंडाना और सिंहगढ़ एक ही किला है। तो कोंडाना का किला जीता जाता है एक दिन के अंतर्गत। कोई 1770 की बात है, 1770 की बात है, और तारीख है शायद 4 फरवरी। ठीक है, फरवरी वगैरह वो उसमें डेट में जाएंगे, 1770 की बात है ये बात। एक दिन के अंतर्गत जो है वो, उस समय मुगलों की बहुत बड़ी सेना थी जिसका नेतृत्व वहां पे उदयवान कर रहा था। और कोंढाना किले के अंतर्गत पहाड़ियों पे चढ़ते चढ़ते, मुगल सोच नहीं सकते थे क्योंकि सपाट पहाड़ियां थी, और वो पीछे की साइड से चढ़ते चढ़ते और वहां पे आक्रमण कर देते। मुगल उस समय जो थे वो शराब के नशे में थे सब के सब। उन्होंने युद्ध वगैरह किया था, लेकिन ये पूरी रणनीति के साथ में गए थे। ज्यादा लोग नहीं थे, ज्यादा लोग नहीं थे इनके साथ में, तानाजी के साथ में। इनका कुछ छोटा सा इलाका था, उसके सैनिक थे करीब करीब 500-600 के आसपास रहे होंगे। लेकिन इन्होंने पूरी मुगल सेना को वहां पे जो थे उन सबको हरा करके और भगा दिया और कोंडाना का किला जीत लिया। ठीक है, इसी तरीके से शिवाजी जो है वो शुरुआत करते हैं। ठीक है, इसी तरीके से अपना पहला तो ये यूज करते हैं, अपनी ये जो तकनीक इन्होंने बनाई है छापामार पद्धति। दूसरा, घूस दे करके, जो जिसको उन्हें पता था इनका उद्देश्य राज करना नहीं था। एक इंपॉर्टेंट बात ये हो रही, इनका उद्देश्य सिर्फ राज करना नहीं था, इनका उद्देश्य था कि ऐसा साम्राज्य बनाओ जो भारतीय लोगों का हो। राज करने वाला जो होता है ना, इन्हें पता था राज करने वाला जो होगा वो घूस लेके तुरंत तैयार हो जाएगा। ठीक है, तो जो राज करने वाले होते थे, ऐश मौज करने वाले होते थे, उन्हें घूस दे दे करके मना लेते थे, उनके लिए पैसा दिया और लेवल से निकाल दिया, इस तरीके से होता था। ओके, तो ये देखना, एक तो मावल क्षेत्र इंपॉर्टेंट रहने वाला है इनके लिए। यहाँ से वो सैनिक तैयार करेंगे। ये वाला जो क्षेत्र है ये अपना मुंबई और अपने पुणे के बीच में आता है। ठीक है, उसके बाद में सतारा आप देख रहे हैं, पुणे से सतारा नीचे की साइड में, पुणे से सतारा के बीच में जावाली क्षेत्र है। जावाली क्षेत्र एक मराठा सरदार के अंडर में था, जो बीजापुर साम्राज्य के अंडर में आ रहा था। उसका नाम था चंद्र मौर्य। ठीक है, तो ये उन्हें मनाने की कोशिश करते हैं, वो चंद्र मौर्य मानते नहीं है, तो युद्ध होता है, उनको मार देते हैं। तो ये दोनों क्षेत्रों को जो है वो शिवाजी महाराज जो है अपने कब्जे में ले लेते हैं। एक ऊपर वाला हुआ मावल और नीचे वाला हुआ जावाली। जब मावल क्षेत्र के कारण वहां के जो योद्धा थे उनको मावड़े या मावड़े बोला जाता था। ठीक है, मावड़े बोला जाता था। जब भी बोलते थे ना शिवाजी महाराज मावड़े, मावड़ों को इकट्ठा किया जाए, तो वो मावल क्षेत्र के कारण हो रहा है। तो यहाँ से वो शुरुआत करते हैं। उसके बाद में धीरे धीरे बीजापुर की साइड में बढ़ने की कोशिश करेंगे, क्योंकि उनका दुश्मन बीजापुर है ना कि मुगल। मुगल तो ऊपर है,
अब अपना साम्राज्य बनाना है तो बीजापुर राज्य के अंदर बनाना पड़ेगा, मुगलों से तो बाद में लड़ाई होगी। मुगल ऊपर से लड़ने की कोशिश कर रहे हैं, मुगल भी चाह रहे हैं कि दक्कन में अपना साम्राज्य बढ़ाएं, बीजापुर को और गोलकुंडा को अब अधीन करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अहमदनगर को भूल चुके हैं। तो 1686 आते आते जो है वो बीजापुर अहमदनगर को मुगल कंट्रोल में भी कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद में भी फिर इनके बीच में आपस में चलता रहेगा, वो हम देखेंगे। तो शुरुआत आपकी समझ में आ गई, शिवाजी महाराज कहाँ से कर रहे हैं, किस क्षेत्र से कर रहे हैं, ये आपको समझना है, ठीक है। डायनेस्टी चल रही है तो डायनेस्टी को दोबारा से देखिए, पेज नंबर 3 पे दोबारा से आ जाइए। शिवाजी महाराज 1674 तक, 1674, पेज नंबर 3 पे आ जाइए। शिवाजी महाराज जो है वहां पे आप जूम इन कर लीजिए। 1674 तक कोई भी एक टाइटल लेके राजा घोषित नहीं करते हैं अपने आप को, जबकि ये 1645 और 46 से किलों को जीतना शुरू कर चुके हैं। 15-16 साल की उम्र में, जब देखिए तुम कंपैरिजन देखिए, एक 15-16 साल का बच्चा जो सोच लेके चल रहा है कि हमें अपना साम्राज्य बनाना है, राज्य, आज के 15-16 साल के बच्चे से कंपेयर करके देखें, टिकटॉक पे वही गाने फिरते रहते हैं, ठीक है। और उस समय उनकी सोच में देखिए आपका, इसलिए तो महान बना है। आप पूरे महाराष्ट्र में आप जहाँ भी जाएंगे ना, वहाँ पे आपको छत्रपति शिवाजी महाराज की स्टैचू दिखने लगेंगे। और अब तो विश्व में सबसे ऊंचा स्टैचू बनने वाला है, शायद 221 मीटर का बनने वाला है, वो महाराष्ट्र में बनने वाला है, जो कि अपने सरदार पटेल से भी ऊंचा होने वाला है, ठीक है। तो वो अपना महाराष्ट्र में बनेगा। तो 74 में ये एक विधिवत तरीके से राज्याभिषेक कर लेंगे, सन 1674 में, ओके। उसके बाद में ये 1680 तक रहेंगे, 6 साल। इन्हें बुखार हो जाता है, तो उसके बाद में इनकी मृत्यु हो जाती है 1680 में। तो कुल मिला के 50 साल जीवित रहे। इसके बाद में इनका बेटा आ जाता है संभाजी, ठीक है, जिसे संभाजी राजे भी बोलते हैं। तो वो 9 साल जो है वो वहाँ पे मराठा राज्य, हम राज्य बोलेंगे, तब तक वो साम्राज्य नहीं बना है। राज्य मतलब छोटे क्षेत्र में अपना शासन कर रहे हैं, साम्राज्य का मतलब बड़े क्षेत्र तक पहुंच जाना। मुगल साम्राज्य बोला जाता था, बीजापुर राज्य बोला जाता था, गोलकुंडा राज्य बोला जाता था, ठीक है। संभाजी महाराज जो है 1680 से और 89 तक, इनको मुगलों के द्वारा मार दिया जाता है, ठीक है। इनको मार दिया जाता है। तो इनके बाद में इनसे छोटे जो हैं वो राजा राम, ठीक है, राजा राम रहते हैं 1689 से लेके सन 1700 तक, ठीक है, 11 साल रहते हैं। ये मुगलों से लड़ाई चल रही है, इसलिए अपनी गद्दी पे ही नहीं बैठ पाते हैं, ये संघर्ष करते रहते हैं। जब संभाजी को मारा जाता है, जब 1689 में संभाजी को मारा जाता है जो औरंगजेब के सैनिकों के द्वारा, तो उस समय संभाजी के बेटे साहू को और संभाजी की पत्नी को, दोनों को कैद कर करके आगरा में ले आते हैं 1689 में, ठीक है। तब बच्चा था साहू जी, बिल्कुल बच्चा था। तो साहू जी का लालन पोषण जो होता है वो अगले 15-20 सालों तक जो होता है वो आगरा के किले के अंतर्गत ही होता है, और उनकी माता जी भी साथ में रहती है, ठीक है। तब मैंने आपको थोड़ी देर जब उत्तर मुगल काल शुरू किया था, तब मैंने आपको बताया था कि जब बहादुर शाह आएगा सन 1707 में, तो वो अपनी शांति प्रियता की नीति अपनाएगा, क्योंकि वो बुढ़ा हो चुका है। तो सबसे पहला काम क्या करेगा, वो साहू जी को रिलीज करेगा, ठीक है, साहू जी को रिलीज करेगा। उस समय जो समय गैप बढ़ चुका है, उधर 1700 में राजा राम की मृत्यु हो चुकी है, तो राजा राम का जो बेटा है वो शिवाजी सेकंड है, उसकी उम्र बहुत कम है, इसलिए शिवाजी सेकंड की संरक्षिका के रूप में उनकी माता ताराबाई जो है वो सन 1700 से लेके 1707 तक जो है वो मुगलों से संघर्ष करेंगे, ओके। आगे बात समझ में। फिर साहू जी को जब रिलीज कर दिया जाएगा, सन 1707 में साहू जी को रिलीज कर दिया जाएगा बहादुर शाह के द्वारा। साहू जी के रिलीज होने के बाद में सोच समझ के रिलीज किया जाएगा साहू जी को, क्योंकि जो मुगल सम्राट थे, मुगल साम्राज्य था, उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती थी ये, नीचे की साइड में मराठा, ताराबाई भी पूर्ण संघर्ष कर रही थी। तो फिर वो सोचते हैं कि मुगलों को किस तरीके से सामना किया जाए, तो बोले कि इनको आपस में लड़ा देते हैं, ठीक है, ये ताराबाई को और साहू जी को, ठीक है, चाची जी हैं इनकी, तो इनको आपस में लड़ाते हैं। तो साहू जी का सपोर्ट करते हैं मुगल, पहले साहू जी का सपोर्ट करते हैं। और उस समय एक सबसे इम्पोर्टेंट सूबेदार थे एक तरीके से बालाजी विश्वनाथ, ठीक है। उस बालाजी विश्वनाथ को जो है वो साहू जी की साइड में भेजवाते हैं मुगल, अपनी साइड से कैसे भी करके। तो बालाजी विश्वनाथ जो है वो साहू की साइड में आ जाता है, और बालाजी विश्वनाथ जो था बड़ा लड़ाका था, साहू की साइड में आ गया। साहू को डर था कि लोग मुझे, ये जो ताराबाई के समर्थक हैं या जो भी सूबेदार हैं, मुझे मार ना दें, इसलिए खुद जो है वो एक ऊपर गद्दी पे बिठा लेता है, और सब प्रमुख जो काम दे देता है वो किसको दे देता है, बालाजी विश्वनाथ को। और यहाँ से वो पेशवा का पद शुरू होता है। बाकी शिवाजी महाराज ने जब अपना साम्राज्य शुरू किया था, उस समय नेवी भी बनाई थी उन्होंने, इकोनॉमी के लिए पूरे तरीके उन्होंने खोज की थी कि कैसे हम इकोनॉमी बढ़ा सकते हैं, क्योंकि उस क्षेत्र में खेती सही ढंग से हो नहीं पाती थी, ठीक है। तो इकोनॉमी बढ़ाने के लिए चौथ और सरदेशमुखी का उन्होंने इन्वेंशन किया उस तरीके से।
और उसके अलावा उन्होंने एक डेमोक्रेटिक तरीके से अपना शासन चलाने के लिए अष्टप्रधान करके एक पूरा मंत्रिमंडल बनाया था, अष्टप्रधान। और उस अष्टप्रधान में पेशवा जो शब्द था वो सबसे बड़ा था, प्रधानमंत्री का फॉर्मेट था पेशवा, ठीक है। यहाँ पे सन 1713 में पेशवा बनते हैं बालाजी विश्वनाथ, और पूरी ताकत जो है इनके हाथ में दे दी जाती है। साहू जी बोलते हैं कि मैं जाके बैठ रहा हूँ सतारा में, ठीक है, और यहाँ से तुम चलाओ, बस मुझे इन्फॉर्म करते रहना और फाइनल दस्तखत करवाने के टाइम पे मेरे पास में आ जाना। अब पेशवा चलाने लग जाते हैं यहाँ से। पेशवा बालाजी विश्वनाथ 1713 से लेके 1720 तक। ये इसके बाद में ये अपने बेटे को जो है वो पेशवा बना देते हैं। इससे पहले पेशवा जो होते थे वो चुन करके आते थे सरदारों में से, यहाँ से पहली बार ये करते हैं वंशानुगत कर देते हैं। ये बना देते हैं बाजीराव फर्स्ट को, अपना जो बेटा है उसको पेशवा बना देते हैं 1720 से लेके 1740। ये 20 साल का जो समय रहता है, इसमें सबसे ज़्यादा एक्सपेंशन किया जाता है मराठा साम्राज्य का। ये वही बाजीराव है जो आप मूवी देख चुके होंगे, बाजीराव मस्तानी वाला, ठीक है। ये बहुत सारी लड़ाइयाँ लड़ते हैं 20 साल के समय में, जब ये पेशवा बनते हैं, जब 18-19 साल के ही होते हैं, और उस समय से लेके और 40 साल तक ही जीवित रहते हैं टोटली। 20 साल में ये मराठा जो राज्य था उसे साम्राज्य में बदलवा देते हैं, ठीक है। 20 साल के अंदर रहती है साम्राज्य बदल। तो बाजीराव फर्स्ट की मृत्यु के बाद में इनका बेटा बनता है बालाजी राव, ठीक है, 1740 से लेके 1761 तक, ठीक है। 1740 से ये भी पूरा एक्सपेंशन करता है बड़े तरीके से। और अगर तुम्हें ध्यान हो तो मैंने बताया था बंगाल का, जब मैं लेक्चर पढ़ा रहा था तब मैंने आपको बताया था कि जो सिराजुद्दौला था मुगलों से कट चुका था, उस समय मराठों ने बंगाल पे आक्रमण करके उड़ीसा वाला क्षेत्र उनसे ले लिया था, और उधर चौथ भी लगा के आ चुके थे बंगाल तक, ठीक है। तो ये उस समय था, बालाजी राव का समय था, ओके। बालाजी राव के समय पे सबसे इंपॉर्टेंट घटना होती है 1761 में पानीपत का तृतीय युद्ध, ठीक है। बालाजी राव खुद तो नहीं जाते, एक सेनापति सदाशिव राव भाऊ के अंडर में अपने बेटे को वहाँ भेजते हैं, ठीक है। और वहाँ बहुत बड़ा युद्ध होता है, इतिहास के सबसे ज़्यादा डेडली युद्ध होते हैं ना, जिसमें सबसे ज़्यादा सैनिक मारे जाते हैं। 1-to-1 एक तो होता है छापा मार तरीके से, कुछ 10-5 हज़ार मारते ही जो है वो छोड़ देना कि भाई हम हार गए। इसमें हार हार मरने तक नहीं छोड़ा जाता है, लास्ट की कहने की बात ये। बाकी बहुत सारे कारण रहे, वो आगे बात कर लेंगे हम, ठीक है। तो 1761 में पानीपत का तृतीय युद्ध होता है अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में, जिसमें मराठे हार जाते हैं। और यहाँ एकदम से मराठा एम्पायर की जो स्थिति थी वो कमजोर पड़ जाती है, क्योंकि एक समय ऐसा आ चुका है जो दिल्ली पर भी मराठों का ही वहाँ पे सेना रहने लग गई है। दिल्ली के राजा की भी सुरक्षा के लिए मराठी सेना रखने लग गई, उधर बंगाल तक पहुंच चुका है साम्राज्य। तो फिर यहाँ पे 1761 में जब पानीपत का युद्ध होता है तो एकदम से डिक्लाइन होता है। लेकिन उसके बाद में जो राजा बनते हैं, वो पेशवा बनते हैं, वो है माधव राव, ठीक है। माधव राव जो होते हैं 1761 से 1772, ये अगले 10 सालों में जो खोया था उसको पाने की पूरी कोशिश करते हैं, और जिन राजाओं ने पानीपत के युद्ध में साथ नहीं दिया था उन सब से बदला लेते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पे एक पॉइंट और ध्यान रखना, यहाँ पे पानीपत की जो हार होने वाली है उसका, या अपना ये जो साम्राज्य है इसका उदय होने का सबसे इम्पोर्टेंट कारण है इनकी राजस्व व्यवस्था चौथ और सरदेशमुखी, और इनके पतन का भी सबसे इम्पोर्टेंट कारण है राजस्व व्यवस्था चौथ और सरदेशमुखी। पैसा आने के कारण साम्राज्य बढ़ता गया, लेकिन चौथ और सरदेशमुखी, चौथ का मतलब ये होता था कि आप पड़ोसी राज्य पे आक्रमण किया, इवन दूरी वाले राज्य पे भी आक्रमण कर दिया। यहाँ तक राजस्थान में आते थे, राजस्थान वाले राजाओं पे सब पे आक्रमण किया उन्होंने, बूंदी कोटा इधर की साइड में चित्तौड़गढ़ तक। तो इन्होंने जैसे आक्रमण किया, आक्रमण करने के बाद में उस राजा को हरा दिया। राजा को हराने के बाद में राजा से बोलेंगे हम आपके ऊपर अधिकार नहीं कर रहे हैं, आप अपने राजस्व का 1/4 हिस्सा हमें दे देना, ठीक है, 1/4 हिस्सा हमें दे देना, हम आपको यहाँ छोड़ के जा रहे हैं, बट आगे कोई भी लड़ाई हो, कोई भी तुम्हारे ऊपर अधिकार करने की कोशिश करे तो हमें बोल देना। ये वो है सब्सिडरी अलायंस जिसे बोल सकते हो आप, अंग्रेजों के टाइम पे अंग्रेज अपनी सेना वहां पर रखेंगे, आगे जरूरत पड़े तो हमें बताना। सब्सिडरी अलायंस के थ्रू ही तो वो करते हैं, ऐसा ही सेम सब्सिडरी अलायंस था इनका ही। तो चौथ के द्वारा ये लेते थे। लेकिन इससे सबसे बड़ा नुकसान क्या हुआ कि सब जितने भी राजपूत राजा थे और बाकी जितने भी मालवा और इधर की साइड में जाट राजा थे, ये सब एक इनके साथ में एक तरीके से शत्रुता रखने लग गए, क्योंकि उनका राजस्व और वो 25% डायरेक्टली वहां पहुंचा रहे हैं, ठीक है। तो उस राजस्व के कारण इनका साथ नहीं देते हैं पानीपत के युद्ध में, ज्यादातर राजपूत राजा साथ नहीं देते हैं, ठीक है। और उधर मुसलमान जो राजा थे उन्हें भी डर लग रहा था, अवध वाले, बंगाल वाले और अफगान वाले, रोहिलखंड वाला जो इलाका है, उनको भी डर लग रहा था कि अब ये मराठा बढ़ते बढ़ते हमारे क्षेत्र को कब्जे में ना ले लें, ठीक है। तो माधवराव 1761 से लेके और 1772 तक रहते हैं, दोबारा से उस क्षेत्र को
अपने पास में ले लेते हैं। इनकी मृत्यु के बाद में इनका बेटा बनता है नारायण राव। लेकिन यहाँ पे ट्विस्ट ये होता है कि माधव राव का जो छोटा भाई था रघुनाथ राव, ठीक है, वो रघुनाथ राव चाह रहा था कि मैं राजा बन जाऊं, ठीक है, रघुनाथ राव चाह रहा था कि मैं राजा बन जाऊं, लेकिन जो सरदार थे उन सरदारों ने मिलकर बना दिया नारायण राव को। किसको बना दिया? नारायण राव को। अब रघुनाथ राव नाराज हो गया, वो अगले साल ही नारायण राव को मरवा देता है रघुनाथ राव। फिर उसे लगता है कि अब तो मैंने इसे मरवा दिया, अब जो है मैं राजा बन जाऊंगा, ठीक है, मैं बन जाऊंगा वहां पे पेशवा। लेकिन जो सरदार थे वो सब इकट्ठे होते हैं और फिर बोलते हैं नहीं, रघुनाथ राव को नहीं बनाएंगे, हम बनाएंगे। बाद में पता चलता है कि नारायण राव की पत्नी जो है वो गर्भवती है, हम इसका जो बच्चा होने वाला है उसको राजा बनाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे उन बच्चे का नाम है माधव राव। उसको वहाँ पे फडणवीस, नाना फडणवीस के नेतृत्व में जो सरदार थे वो इकट्ठे हो जाते हैं और यहाँ पे माधव राव को जो है वो पेशवा बना दिया जाता है। ये होता है 1795। इसी समय ये रघुनाथ राव जो है निकाल दिया जाता है इसे यहाँ से, इसके पास सेना नहीं है, तो ये अंग्रेजों की शरण में जाता है। सन 1775 के आसपास की बात चल रही है, ओके। सन 1773 में ये यहाँ पे नारायण राव की मृत्यु करता है। तो उसके बाद में ये अंग्रेजों की शरण में जाता है क्योंकि इधर से निकाल दिया गया है मराठों की साइड से, ओके। तो उस समय अंग्रेजों से संधि करता है। इसी के कारण सन 1775 से लेकर 1782 के बीच में एंग्लो मराठा का प्रथम युद्ध होता है, ठीक है, जिसमें अगर माना जाए तो पूर्ण रूपेण मराठों की विजय रही थी टोटली। हम देख लेंगे आगे, ओके। उसके बाद में ये 1795 तक रहते हैं और फाइनली अगर आपको याद रखना है तो आप यहाँ याद रखेंगे इनके बाद में जो हो रहे हैं बाजीराव सेकंड 1796 से 1818, और 1818 में ये जो है वो फाइनली जो है अंग्रेजों के अधीन हो जाते हैं, ठीक है। और इसके बाद में अगर थोड़ा बहुत ध्यान रखना है तो नाना साहब ये इन्हीं के दत्तक पुत्र होते हैं बाजीराव के। अगर आप 1857 की क्रांति पढ़ते हैं तो कानपुर में नाना साहब ने नेतृत्व किया था, ऐसे सुना होगा ना। तो वो नाना साहब जो होते हैं वो बाजीराव के दत्तक पुत्र होते हैं, खुद का उनका बेटा था नहीं तो इसलिए उन्होंने दत्तक पुत्र ले रखा था नाना साहब। तो ये पूरा जो है फ्लो चार्ट है। अगले पेज में आप देखना चाहें तो आप अगले पेज में आप देख सकते हैं, पेज नंबर 4 देखिए, पेज नंबर 4। उसके अलावा इसी मैप में कुछ आपको इंटरेस्ट जगे और कुछ पढ़ना चाहो तो एक दो पॉइंट और यहाँ पे ध्यान दिला दूं कि जब ये एम्पायर बढ़ रहा था 1750 के आसपास में, 1760 के आसपास में, उस समय ये क्षेत्र बड़ा हो गया तो जो सूबेदार थे उनको इलाका दिए जाने लग गए, ठीक है। जैसे कि गायकवाड़ों को बड़ौदा वाला इलाका मिल गया, ठीक है, होलकरों को इंदौर वाला इलाका मिल गया, सिंधियाज को ग्वालियर वाला इलाका मिल गया, ठीक है। ये बन गया परिसंघ। परिसंघ मतलब जैसे आज भारत परिसंघ है ना, उस तरीके से ये हो गए राज्य छोटे छोटे और मराठा हो गया अपने आप में परिसंघ। जो कहाँ से चल रहा है, सेंटर सतारा ही है उसका, सतारा में बैठता है जो छत्रपति, ठीक है। उसके बाद में सतारा के अलावा पुणे में बैठ रहा है पेशवा। सतारा छत्रपति, पुणे में पेशवा, और बाकी जो है वो अलग अलग सरदार बैठ रहे हैं, इंदौर में बैठ रहे हैं, उसके अलावा जो अपना ग्वालियर में बैठ रहे हैं और बड़ौदा में बैठ रहे हैं, ओके। अब साइड में आप देखना चाहें ना तो देख सकते हैं, आप नीचे की साइड में देखें तो ज्योतिरादित्य सिंधिया तक जो है वो चल के आ रहा है पूरा। ये मैप में आप देखेंगे तो ये सिंधिया परिवार चल के आ रही है, सिंधिया डायनेस्टी आ रही है, ओके। उसके अलावा होलकर डायनेस्टी आपको दिख जाएगी। तो इस तरीके से ये, और अगर आप एक चीज को भूल गए होंगे, छत्रपति का मैंने नाम नहीं लिया पेशवा आने के बाद में, ठीक है। साहूजी महाराज के बाद में साहूजी महाराज जो है वो 1748 तक जीवित रहते हैं, काफी टाइम तक रहते हैं साहूजी, 49 तक जीवित रहते हैं। 1707 से लेके और 1749 तक बहुत टाइम रहता है, उस समय तक जीवित रहते हैं। उसके बाद में जो भी पेशवा आ रहे हैं उनके नाम मैंने यहाँ पे लिए नहीं है क्योंकि उनकी कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं रह जाती है। बाकी ये जो बीच में लिस्ट बन रही है ना, ये जो है वो छत्रपति हैं बीच में, लास्ट में जो है वो साहू जी सेकेंड है जो आज के समय पे भी हैं। इन्हें महाराजा ऑफ कोल्हापुर कहा जाता है, ओके। तो ये अपना ट्री है। अगला पेज देखेंगे आप रिवाइज में, शिवाजी 1630 से 1680। उसके बाद में संभाजी, पेज नंबर 4 पे आप देखिए, पेज नंबर 4 पे संभाजी 1681 से 89, ओके। उसके बाद में राजाराम, संभाजी और राजाराम दोनों जो हैं वो शिवाजी के पुत्र हैं। संभाजी की मृत्यु होने के बाद में राजाराम 1689 से लेके 1700 तक। उसके बाद में 1700 से 1707 तक ताराबाई एंड शिवाजी सेकंड, एंड देन साहू जी आ जाता है औरंगजेब की कैद से निकल के। फिर पेशवा वंश शुरू होता है जिसमें सबसे पहले बालाजी विश्वनाथ, फिर बाजीराव फर्स्ट, उसके बाद में बालाजी बाजीराव, फिर माधव राव, नारायण राव, फिर माधव राव नारायण,
ये नाम और आप आसानी से याद कर सकते हो। देखो एक क्लिक करने की कोशिश करो आप, तो पेशवाओं में देखिए पहला पेशवा कौन है, दूसरा कौन है, पहला शब्द ले आप, पहले का बालाजी, दूसरे का बाजीराव, तीसरा कौन हो गया, दोनों को मिला के बालाजी बाजीराव, ठीक है। फिर देखो माधव राय, उसके बाद नारायण राव, और उसके बाद अगला कौन हो गया, माधव राव नारायण राव। पिताजी और दादाजी दोनों के नाम एक साथ में जोड़ दिए, और फिर अगले वाले वैसा आए बाजीराव सेकंड बन के, लेकिन बाजीराव जैसे कोई गुण नहीं थे उनके अंदर, तो अंग्रेजों ने इनके टाइम पे पहले 1802 में 31 दिसंबर के आसपास में, यानी 1803 बोल सकते हैं, पहले बसीन की संधि हुई थी, और 1818 में फाइनली जो है वो पूरा ये जो बम्बई प्रेसिडेंटी मिला लेते हैं। इमेज में अगर आप देखने की कोशिश करें तो पहली इमेज आप पहचान रहे होंगे छत्रपति शिवाजी महाराज, दूसरी इमेज आप पहचान रहे होंगे ये तानाजी मूवी के सीन है, ठीक है, शिवाजी महाराज हैं। तीसरी इमेज आप देख रहे होंगे साहू जी हैं, साहू जी कौन सी मूवी में ये है बाजीराव मस्तानी में है, ठीक है। बाजीराव मस्तानी का अगर आपको सीन ध्यान हो तो बालाजी विश्वनाथ की जब मृत्यु हो जाती है तो पेशवा के लिए संघर्ष होता है, तो बहुत सरदार जो होते हैं वो बोलते हैं कि हम बन सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर सरदारों का समर्थन जो था वो बाजीराव की साइड में था। तो साहू जी बोलते हैं कि आप अपना शस्त्र और शास्त्र दोनों बताइए। तो फिर जो सरदार होते हैं वो बोलते हैं कि इनका पहले शस्त्र देखते हैं, तो वहाँ पे एक मोर पंख गाड़ दिया जाता है, मोर पंख पे फिर इन्हें तीर चलाना होता है, बोले इसके काट को कम कर दो इस तरीके से, तो ये काटते हैं तो बिल्कुल अंदर से काट देते हैं और उसको कम कर देते हैं, ठीक है। ये तो हो गया उनका शस्त्र, और फिर वो जो डायलॉग बोलते हैं कि अब हमारा शास्त्र सुनिए, ये जो मोर पंख है ये दिल्ली का तख्त है, और ये जो इसकी जड़ें हैं ये खोखली हो चुकी हैं, और इसकी हमें जर्जर जड़ों पे प्रहार करना है, और हमें पूरा हिंदुस्तान पे अपना साम्राज्य स्थापित करना है। उसका एक दूसरा सीन अगर आप ध्यान करेंगे तो ये नीचे की साइड में आपको निजाम दिख रहा है ना, चिनकिलीज खान, ठीक है, निजाम 1724 में अपना हैदराबाद राज्य बनाता है। अब इनके बीच में आपस में वो होगा, वो बीजापुर और वो खत्म हो चुके हैं, बीजापुर और जो थे गोलकुंडा वो सिर्फ और सिर्फ शिवाजी महाराज के टाइम तक थे, उसके बाद में औरंगजेब कब्जा कर लेता है, औरंगजेब की मृत्यु के बाद में फिर दोबारा से स्वतंत्र राज्य बनने लग जाते हैं, तो दूसरा स्वतंत्र राज्य बनता है ये निजाम वाला। निजाम भी अपने आप में एक महत्वपूर्ण आदमी था, बहुत शक्तिशाली था मुगल सम्राट के अंदर तक, ठीक है। तो निजाम के पास में पहुंचता है, कम सेना थी इसके पास में, तो निजाम के सैनिकों को जो इसके साथ लेने गए थे उनकी जगह अपने सैनिकों को लेकर के चला जाता है। वहाँ जाकर के निजाम बोलता है कि आप हमारे पास में आए हो, स्वागत है। उसके पास में वो शेर भी बैठा रहता है, अगर आपने सीन देखा हो तो। निजाम बोलता है कि हम आपको गिरफ्तार कर सकते हैं। बाजीराव बोलता है कि इस सोचते तो पुणे का बच्चा बच्चा वाकिफ है, पुणे में बैठते हैं ना, पुणे का बच्चा बच्चा वाकिफ है, फिर भी तुम यहाँ आ गए। बोले हाँ भाई आ गए। फिर वो बोलता है गिरफ्तार कर लो इसे। तब बाजीराव का डायलॉग होता है कि कमाल है, हमारे ही आदमियों से बोल रहे हो कि हमें ही गिरफ्तार कर लो। क्या है कि आपके जो सैनिक हमें लेने गए थे उनको हमारा आशियाना बहुत पसंद आ गया, इसलिए वो वहीं पे रह गए। तुम चाहते क्या हो, डायलॉग आता है, तुम चाहते क्या हो। तब वो खड़े होके बोलते हैं कि पूरा हिंदुस्तान। वो डायलॉग रहता है ना, पूरा हिंदुस्तान। तो बाजीराव अपने आप में शिवाजी महाराज के बाद में जो दूसरे नंबर पे गिने जाते हैं वो बाजीराव। तो बोलते हैं पूरा हिंदुस्तान, जब हम मुगलों पर आक्रमण करें तो दक्कन शांत रहेगा, हैदराबाद शांत रहेगा, और जब हम गले मिलने आए, तो वो सीन है ना बीच में पानी में निकल के जाना, जब हम गले मिलने आए तो आप भी आगे बढ़ करके हमसे गले लगोगे। उसमें वो भी डायलॉग होता है कि तुम्हें पता नहीं है, वो बोलता है निजाम, तुम्हें पता नहीं है कि हमारी सैनिक सामने के चारों तरफ हमारे 10,000 सैनिक खड़े हैं। पीछे की साइड से अगर आपको ध्यान हो तो बाजीराव के साथ में एक इम्पोर्टेंट आदमी रहता है, अप्पा जी चीमा, ठीक है। चीमा जी अप्पा बोलते हैं, चप्पा जी चीमा जो भी बोलते हैं, वो एक महत्वपूर्ण सेनापति होता है उनका। तो जब वो निजाम बोलता है कि इस के शहर के चारों तरफ या इस छावनी के चारों तरफ हमारे 10,000 सैनिक हैं, तब पीछे की साइड वो बाजीराव जी बोलते हैं कि निजाम जी तुमने ये तो बोल दिया कि इसके चारों तरफ 10,000 सैनिक हैं, लेकिन तुम्हें ये नहीं पता कि तुम्हारे सैनिकों के पीछे हमारे 40,000 सैनिक खड़े हुए हैं, सिर्फ एक इशारे का इंतजार है, एक इशारा और आपके सारे सैनिक समाप्त। तो वो टैक्टिक्स यूज करने का तरीका था, वो सही बात थी। ओके, इमेजों में आप पहचान लेंगे बाजीराव फर्स्ट, और ये सबसे जो गधा आदमी जिसे बोल सकते हो आप ओपनली, ठीक है, अर्जुन कपूर, जिसे ज़बरदस्ती झेलने की कोशिश की जा रही है नेपोटिज्म के नाम पे। तो इन्होंने पानीपत मूवी बनाई, एक्चुअली में मूवी अच्छी बननी चाहिए थी, लेकिन इन्होंने पूरी मूवी का सत्यानाश कर दिया और मूवी धरी की धरी रह गई। उसमें ये सदाशिव राव का रोल निभाते हैं, ठीक है। तो ये मैप आपको समझ में आया, ठीक है। तो बस कहानी तो आपको काफ़ी लंबी होती जाएगी, आज हम शिवाजी महाराज तक का पूरा कंप्लीट कर लेते हैं, फिर पेशवाओं को आगे देख लेंगे। ओके, तो आप शुरू कीजिए, मैप से शुरू कर लीजिए, एक बार पेज नंबर 6 पे आ जाइए, दोबारा से मैपों को क्लियर कर लीजिए, ठीक है। मैप सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि माइंड में तभी बैठता है।
बाकी आप रटते रहना बीजापुर, अहमदनगर, गोलकुंडा, आप जिंदगी में कभी नहीं, मावल क्षेत्र कोई टीचर नहीं पढ़ाएगा, मावल क्षेत्र है कहाँ पे बोल देंगे, मावल क्षेत्र सिंहगढ़, रायगढ़ ये जीत लिए, कोंडाना जीत लिए, लेकिन जब मैप में समझ में नहीं आएगा ना तब तक चीज़ें। अब यहाँ पे मैंने इसलिए बताया आपको कि पश्चिमी घाट जो है ना वो इतना, जो वहाँ पे पहाड़ियाँ हैं, इतना डाइवर्सिटी है, इसलिए इस क्षेत्र से ये निकल पाए उस टैक्टिक्स को यूज करते हुए, ठीक है। तो आपने ये देखा 1630 वाला मैप। 1675 में यानी 1674 में वो राज्य अभिषेक कर लेते हैं, तो आपको इस मैप में नया राज्य दिखने लग गया होगा, मराठा राज्य, जबकि 1630 वाले में नहीं है, इवन इफ 1674 तक भी नहीं है। जब शिवाजी महाराज अपना अभिषेक कर लेंगे, गंगा भट्ट जी कराने आएंगे उनका अभिषेक पूरा। अच्छा ये भी है, पूरे भयंकर तरीके से उन्होंने राज्य अभिषेक किया था, एक जो होता है वो दिखावटी तरीका जैसे बोल सकते हैं, तो राज्य अभिषेक पूरी शान शौकत से किया था उन्होंने, ताकि पास आस पड़ोस के लोगों को पता चलना चाहिए कि भाई अब कोई नया राजा उदय करके आया है जो स्वराज की बात कर रहा है। ओके, तो ये 1675 वाला मैप आपने देखा। उसके बाद में 1706 वाला मैप देख लीजिए। उस समय तक थोड़ा सा सूरत वाला और अहमदनगर वाला इलाका जो है ऊपर की साइड में ये जीत लिया जाता है। अब देखिए 1740 वाला मैप देखिए, पूरा का पूरा सिनेरियो चेंज हो गया, बीच में हैदराबाद है, ठीक है। 1740 में पूरा सिनेरियो चेंज हो चुका है। ओके, अब आइए नीचे की साइड में, ये है 1760 का मैप, ठीक है। अब कितना आगे पहुंच गए ये आप क्लियरली देख लीजिए, 1760 तक आते आते उड़ीसा कब्जे में कर लिया है, इवन इफ अवध वाले क्षेत्र में भी, अवध तो शायद बच गया है बीच में, बिहार वाले क्षेत्र तक जो है ये अपना, और ऊपर मुगलों तक, ठीक है, और गुजरात है ही, 1760 की बात है। ओके, फिर कुछ समय बाद में 1810 का आप मैप देखेंगे तो उस समय तक आपको ब्रिटिश साम्राज्य बढ़ता हुआ दिख रहा होगा, ऊपर की साइड में लाल रंग जो है वो ब्रिटिश है, ओके, और मराठा जो है वो कम होता दिख रहा होगा आपको, आगे बात समझ, मराठा एम्पायर। एंड देन 1820 में आपको मराठा साम्राज्य कहीं नहीं दिख रहा होगा, ओके। और 1820 में बचा हुआ एक राज्य है, अगर आप देखें तो दो राज्य बचे हुए हैं एक्चुअली में भारत के अंतर्गत, एक ऊपर सिंध और उससे ऊपर सिख साम्राज्य, दो राज्य बचे हुए हैं, ठीक है। रणजीत सिंह जी के द्वारा जो है शुरुआत की जाती है, तो वो अपने एक अलग से लेक्चर रहेगा, उसमें हम सिख साम्राज्य की पूरी बात करेंगे, ओके। चलो अब हम शिवाजी से लेके, शिवाजी महाराज से लेके और राजा राम तक, अपना साहू जी तक पूरा देख लेते हैं, एक ओवरव्यू, ठीक है। शुरुआत कीजिए पेज नंबर अपना 9 पे आ जाइए, पेज नंबर 9, ठीक है। छत्रपति शिवाजी महाराज, इंपॉर्टेंट बात ये कि स्वराज की सोच लेके आना सबसे इंपॉर्टेंट है, दूसरी बात लोगों में आत्मविश्वास जगाना सबसे इंपॉर्टेंट है, तीसरी बात उनकी स्वाभिमान की रक्षा करने की गारंटी भी देना इंपॉर्टेंट है। अगर आप तानाजी मूवी देखेंगे तो उनके जो सरदार थे उनके अंतर्गत उन्होंने उस सोच को इस तरीके से विकसित किया था, और उनका जो कॉपरेशन था आपस में एक दूसरे के साथ में रहने का इतना भयंकर था कि कोई भी सरदार, शिवाजी महाराज ने अगर कोई शब्द बोल दिया तो जान देने के लिए और जान लेने के लिए तैयार रहते थे, ठीक है। तानाजी मूवी में तानाजी के बेटे की शादी होने वाली थी, लेकिन जैसे ही वो, उन्हें पता चलता है कि कोंडाना जो है उस पर कब्जा करना है, क्योंकि जीजाबाई माता जी की इच्छा है, कोंडाना जो है वो रायगढ़ से दिखता था सीधा सीधा, ठीक है। तो जीजाबाई ने बोल दिया था कि मुझे ये कोंडाना चाहिए। वैसे कोंडाना को पहले जीत चुके थे शिवाजी महाराज, लेकिन पुरंदर की संधि हुई थी, उस संधि के अंतर्गत जो है वो कोंडाना औरंगजेब को देना पड़ा था शिवाजी महाराज को, क्योंकि 40 किले जीत चुके थे, 23 किले देने पड़े थे, ठीक है, देख लेंगे अभी थोड़ी देर में। तो फिर भी वो जो था ना कोंडाना, वो साउथ का केंद्र बनता, और वो जीजाबाई जो थे कोंडाना में ही थी उस समय जब औरंगजेब ने उसे लिया था। और उस मूवी में आपने देखा होगा कोंडाना को जब लेने गए हैं तो जीजाबाई वहां से नंगे पैर आ जाती हैं कि जब तक मैं इस कोंडाना पे दोबारा नहीं, जीतनी हो जाती है मराठों तक की, तब तक मैं चप्पल नहीं पहनूंगी पैरों के अंदर, ठीक है, नंगे पैर रहूंगी, इस तरीके से प्रतिज्ञा लेती। तो फिर उसका पूर्ण करने के लिए जो तानाजी वहां जाते हैं। जन्म होता है छत्रपति शिवाजी महाराज का 1630 में, ठीक है। तो कंफ्यूजन भी नहीं करना है, 1627 भी मान सकते हो, बट ओवरव्यू में 1630 से 1680 बोल देते हैं। माता जी का नाम, पिताजी का नाम शाहजी, ठीक है, या शाह भोसले बोल सकते हो उन्हें। और वो किस राज्य के अंदर काम कर रहे हैं, बीजापुर राज्य के अंदर काम कर रहे हैं, ठीक है। और शिवाजी की शुरुआती लड़ाइयाँ जो होने वाली हैं वो बीजापुर राज्य से ही होने वाली हैं, ठीक है। और उसके अलावा गोलकुंडा की तरफ तो बाद में जाएंगे, पहले बीजापुर राज्य जिसके अंदर में आ रहे हैं, ओके। अभिभावक के रूप में कौन काम करेंगे, दादा कोंडदेव, ठीक है। ये छोड़ के जाते हैं, शाहजी जो हैं वो दादा कोंडदेव को, माताजी को और शिवाजी को छोड़ के जाते हैं पुणे वाले क्षेत्र में। तो पुणे के पास में एक दुर्ग है शिवनेरी दुर्ग, वहाँ पे उनका जन्म होता है शिवनेरी दुर्ग में, ठीक है। तो दादा कोंडदेव, शाहजी, जीजाबाई और इनके आध्यात्मिक गुरु समर्थ गुरु रामदास, ठीक है।
उन चारों का सबसे इम्पोर्टेंट, तीनों का इम्पोर्टेंट रोल रहता है इनके संस्कार डेवलप करने में। कौन कौन है? एक तो माता जी जीजाबाई, ठीक है, दादा कौंडदेव और इनके गुरु समर्थ गुरु रामदास, ठीक है, उन तीनों का इंपॉर्टेंट रहता है। स्वराज की स्थापना सबसे इंपॉर्टेंट बात है। अब देखिए 15 साल की उम्र में ही 1630 से 1645 से लेके और 1647 तक ये रायगढ़, कोंडाना, तोरण किले जीत लेते हैं। यानी 17 साल की उम्र तक आते हैं 4-5 किले जीत लेते हैं। ओके, बाकी इनको जागीर मिली हुई थी लेकिन उन किलों पे इनका अधिकार नहीं था, तो ये अपना राज्य बनाने के लिए उन किलों को जीत रहे हैं। ओके, 1656 में जावली पर विजय कर लेते हैं, ठीक है, ये बीच में गैप है, ठीक है। जावली क्षेत्र पर कब्जा कर लेते हैं और चंद्रराव मोरे से ये उनको युद्ध होता है, तो चंद्रराव मोरे जो थे उनको मार देते हैं। ओके, और रायगढ़ को राजधानी बना लेते हैं। ये कौन से क्षेत्र में थी रायगढ़? मवाली क्षेत्र में। थोड़ी देर पहले बताया था, मवाली मुंबई और पुणे के बीच वाला क्षेत्र, और पुणे से सतारा के बीच वाला जो क्षेत्र है वो जावली, ठीक है। तो ये काफ़ी बड़ा क्षेत्र हो गया उनके लिए उस जगह पे। बीजापुर का आदिल शाह यहाँ पे इस चीज़ को देख रहा है, तो ये मान लीजिए कोई एक राज्य है, उस राज्य के अंतर्गत कोई एक व्यक्ति एक जिले को कब्जा कर लेता है, तो राजा नाराज हो जाएगा और उनको खत्म करने के लिए किसी ना किसी को भेजेगा ही, ठीक है। तो यहाँ से वो आदिल शाह अफजल खान को भेजता है और 10,000 घुड़सवारों के साथ में, ठीक है। अब ये अफजल खान आता है, लेकिन 10,000 घुड़सवार होना इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट ये है कि उस क्षेत्र का जो जोग्राफिकल कंडीशन है वो उस तरीके से है नहीं कि वो जीत जाएं। शिवाजी के पास उतनी सेना नहीं थी, लेकिन शिवाजी सामने मैदान में लड़ने आते ही नहीं थे। शिवाजी लड़ते थे पहाड़ियों से, आए, पीछे से मारा, फिर छुप गए, कुछ लोगों को मार दिया। इसी तो बोलते हैं ना छापामार पद्धति, ठीक है, छुप जाना, मार के आ जाना कुछ लोगों को। फिर अब उस मूवी में आप देखेंगे तो उस तरीके से होता है। पहला जो सीन होता है उस मूवी में, तो ऊपर पहाड़ियों से आते हैं, वो ऊपर पहाड़ियों में चिपके रहते हैं, वहाँ से पहले तो मधुमक्खी के छत्तों को नीचे पटकते हैं ताकि उनकी सेना वैसे ही घायल हो जाती है, फिर उसके बाद उस पहाड़ियों से कूद कूद के आते हैं, फिर एकदम हमला करते हैं वहाँ पे, तब वो सामने वाला वैसे ही घबरा जाता है, ठीक है। तो ये अफजल खान जो था अपने आप में एक बहुत बड़ा योद्धा था, ठीक है, काफ़ी बड़ा हाइट थी इसकी और शरीर भी काफ़ी बड़ा था। अफजल खान को ये भेजा जाता है बीजापुर के आदिल शाह के द्वारा। अब डायरेक्टली लड़ाई में जीत नहीं पाया अफजल खान, तो अफजल खान की एक टैक्टिस होती थी कि जो जीत नहीं पाया है उसे हम दूसरे तरीके से मारें, क्योंकि मुगलों का सीधा तरीका होता है जिस तरीके से मार सकें उस तरीके से मारें मुगलों का, या ये जो बीजापुर वाले आदिल शाह। तो ये शिवाजी महाराज को जो है वो वहाँ पे निमंत्रण देते हैं कि आओ भोजन पे बैठते हैं, बातचीत कर लेते हैं, संधि कर लेते हैं उस टाइप में। अब यहाँ पे जो भी कुछ एक पॉइंट अलग अलग आते हैं, फिर भी हम जो बता रहे हैं उस हिसाब से देख लेते हैं। कृष्णाजी भास्कर जो है वो वहाँ पे निमंत्रण लेके जाते हैं अफजल खान की तरफ से शिवाजी के लिए, ठीक है। तो शिवाजी को पता चल चुका था कि अफजल खान कुछ ना कुछ रणनीतिक चाल चल रहा है, कुछ सोच होगी दिमाग में उसके में, क्योंकि ये जीत नहीं पाया है तो इसको खुन्नस है, ये किसी न किसी तरीके से मारना चाहता है। इसलिए शिवाजी पहले से पूर्ण रणनीति के साथ में अपना बख्तरबंद पहनते हैं, ऊपर शरीर के अंतर्गत पूरे लोहे का कवच, पैरों पे, पूरे शरीर पे टोपी, ऊपर लोहे की, पूरे शरीर पे ही लोहा का, और उसके ऊपर से कपड़े पहनते हैं ताकि वो दिखे नहीं किसी को कि इन्होंने अंदर से कुछ पहना हुआ है लोहे लोहे का, ठीक है। और वहाँ अफजल खान ने शर्त रखी थी कि अकेले आ जाना, अकेले अकेले बातचीत करेंगे, उन्होंने बड़े प्यार से शर्त रखी थी। तो शिवाजी जाते हैं, साथ में अपने में बगनखा होता है कुछ, ठीक है, वो अपने यहाँ छुपा के लेके जाते हैं। इन्हें पता था कि सामने से अफजल खान जैसे ही कुछ करेगा तो तुरंत हम जो है वो अपना एक्सपेंड कर देंगे वहाँ पे। तो अफजल खान ने गला मिलना शुरू किया, और गले मिलने लगे तो अफजल खान वो ढूंढे कुछ हड्डी वगैरह कैसे चटकाऊं उनकी। अब चट्टी मिले तभी तो, क्योंकि लोहा है पूरा का पूरा, पूरे शरीर में लोहा पहना हुआ है, उन्हें कुछ नहीं मिला। शिवाजी को पता चल गया कि हाँ भाई अब इसने शुरू कर दिया है मुझे खत्म करने का। बाकी शिवाजी हाइट में उतने नहीं थे, वो उनसे 1-1.5 फुट बड़ा था, तो शिवाजी ने अपना वो बगनखा निकाल के और अपना किडनी के पास से उन्हें चीर दिया पूरा का पूरा। तो वहाँ पे अफजल खान की जो है वो हत्या हो जाती है, और ये इतिहास की इंपॉर्टेंट घटनाओं में से एक, बहुत इंपॉर्टेंट घटनाओं में। अफजल खान को मार देना, इस बात से ही जो है मराठाओं में बहुत जोश भर गया कि भाई इतना बड़ा आदमी जो है वो शिवाजी ने मार दिया, क्योंकि वो छोटे से 2 जिले के क्षेत्र वाला ही जीता था अभी तक, अब यहाँ से जो है वो शिवाजी की और वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। तो अफजल खान को मार दिया गया। उसके बाद में पन्हाला किला, दक्षिण कोंकण, कोल्हापुर, इस तरीके से बहुत सारे किले वहाँ उन्होंने जीत लिए, करीब करीब 40 के आसपास वो किले जीत लिए। एक चीज़ और यहाँ पे कि एरिया भले ही उतना ज़्यादा जो है वो उपजाऊ वगैरह नहीं है, लेकिन यहाँ किले बहुत सारे बने हुए हैं। समतल मैदान है नहीं, तो जो पहाड़ी दिखती वहाँ पे किले बना करके उस क्षेत्र पे कब्जा कर लिया जाता था। तो किले बहुत सारे हैं, मराठा और राजस्थान में उतने नहीं है, लेकिन महाराष्ट्र में बहुत ज़्यादा किले हैं, ठीक है। तो ये बहुत सारे किलों को जीत लेते हैं। अब जब औरंगजेब साउथ की साइड में था, तो अफजल खान को तो मार दिया गया, धीरे धीरे जो है वो उधर की साइड में
उनकी ताकत कमज़ोर होने लग जाती है बीजापुर की। अब औरंगज़ेब भी कोशिश कर रहा था बीजापुर की साइड में बढ़ने की, और इधर से मुग़ल भी कोशिश कर रहे थे। तो औरंगज़ेब को लगा पहले और इधर से मराठा भी कोशिश कर रहे थे। तो औरंगज़ेब को लगा पहले इन मराठों को भी खत्म कर दिया जाए। तो वो शिवाजी महाराज को खत्म करने के लिए, या पुणे वाला जो क्षेत्र था, पुणे वाला जो क्षेत्र था उस पर कब्जा हो चुका था यहाँ पे मुग़लों का। तो वहाँ पे औरंगज़ेब अपने मामा शाइस्ता खान को भेजता है पुणे में, ठीक है। शाइस्ता खान आता है और पुणे पे कब्जा कर लेता है, ठीक है, और पुणे में वो रहने लग जाता है। पूना पर अधिकार कर लिया। तो अब शिवाजी दोबारा से अपनी रणनीति चलते हैं, और पूना वाला जो क्षेत्र है, पूना का जो किला है, वो शिवाजी का चप्पा चप्पा घुमा है, क्योंकि बचपन वहीं निकला है उनका। उन्हें पता है किस किस तरीके से कहाँ कहाँ पे शॉर्टकट्स हैं। तो वो वहाँ पे रात में सर्जिकल स्ट्राइक करते हैं अपने कुछ सैनिकों के साथ में, ठीक है। बाराती बन के जाते हैं पुणे के किले के अंतर्गत, और वहाँ पे सर्जिकल स्ट्राइक करते हैं। तो शाइस्ता खान के बेटों को मार दिया जाता है, और शाइस्ता खान जो है वो भाग जाता है। शाइस्ता खान की उंगलियां भी कट जाती हैं, ऐसा कुछ सीन है। अब शाइस्ता खान यानी औरंगजेब का मामा, और उसे भगा दिया जाता है पुणे से, ठीक है। इसके बाद में तो फिर मराठों की अलग ही वैल्यू हो जाती है। अब सामने से औरंगजेब भी डरने लग जाता है, ओके। तो शिवाजी रात्रि में पूना के अंदर घुसकर आक्रमण करते हैं, शाइस्ता खान का बेटा मारा जाता है, और शाइस्ता खान जो है वो भाग जाता है वहाँ से, और औरंगजेब के पास में जाता है। औरंगजेब के पास में पहुँचते ही औरंगजेब को जब बताता है, तो औरंगजेब उसे सजा के रूप में बंगाल भेज देता है, ओके। 1664 में ये सूरत पर आक्रमण करते हैं। 1664 में सूरत पर आक्रमण करते हैं, और सूरत जो है एक इम्पोर्टेंट ट्रेड पोस्ट है। पैसा बहुत है सूरत में, उस समय की बात चल रही है, क्योंकि अंग्रेज, पुर्तगाली, मुगल सबका व्यापार कहाँ होकर हुआ है, सूरत में होकर हो रहा है। तो यहाँ पे आक्रमण कर रहे हैं, आक्रमण करके लूट लिया, लूट पाट के वापस आ गए, ठीक है। तो इससे औरंगजेब बहुत ज़्यादा नाराज हो जाता है। इसलिए औरंगजेब जो है वो आमेर के राजा जयसिंह को शिवाजी के विरुद्ध भेजता है। अब जयसिंह के पास में सेना ज़्यादा है, ठीक है। और जयसिंह और पुराने समय पे राजा मान सिंह, ये इनके खास थे मुगलों के, और ये सबसे ज़्यादा प्रमुख योद्धा थे। ये जितने भी युद्ध लड़ते थे हारते नहीं थे, ज़्यादातर युद्धों को जीतते ही थे, ठीक है। तो ये इनका मतलब फाइनल वार होता था कि जब कोई नहीं जीत पा रहा, तब जयसिंह को भेज दो, जयपुर वालों को भेज दो, वो जीत के ही आते, क्योंकि ये भी राजपूत थे, ये मरने मारते तक रहते थे। तो जयसिंह वहाँ पहुँचता है, और ये पुरंदर का किला था, उस किले को घेर लेता है। अब बहुत ज़्यादा सेना, किला घेर लिया। किले के अंदर तो जा नहीं सकता जयसिंह, क्योंकि बहुत ऊंचे ऊंचे किले होते हैं उस साइड में, किले के अंदर तो नहीं जा सकता। लेकिन किले के अंदर जो रसद है वो खत्म होने लग जाएगी, क्योंकि रसद तो नीचे से ही आएगी ना, जहाँ से ज़मीन होगी वहाँ से आएगी। तो फिर धीरे धीरे जब लगने लग जाता है शिवाजी महाराज को कि हम जीत नहीं सकते हैं, तो शिवाजी महाराज संधि कर लेते हैं, ठीक है। उनका डायलॉग है, उस मूवी में भी डायलॉग है कि जब लगे कि हम जीत नहीं सकते हैं, और लगे कि हारना भी नहीं है, तो एक तरीका है हम संधि कर लेते हैं। हारना भी नहीं चाहते हैं और जीत सकते नहीं है, तो संधि कर लो। तो पुरंदर की संधि होती है। उस संधि में जयसिंह जो है वो अच्छी संधि करता है, इनके सब फेवर में ही करता है एक तरीके से। नहीं चाहता तो जयसिंह पूरे पुरंदर किले पे आक्रमण करके इन्हें खत्म भी करवा सकता था, ठीक है। तो उसमें ये होता है कि शिवाजी महाराज के जो 40 किले थे, 35 लिखा हुआ यहाँ पे मैंने, 40 किले में से 23 किले जो है वो मुगलों को देने हैं इन्हें, ठीक है। अब उनके पैसे वैसे आपको ध्यान नहीं रखने कि 4 लाख ऊँट के थे या 1 लाख ऊँट के थे, ऐसे ध्यान नहीं रखना है, ओके। बचे हुए कुछ किले जो है वो शिवाजी महाराज के पास रहेंगे, ठीक है। कहीं कहीं 35 लिखा हुआ, कहीं कहीं पे 40 लिखा हुआ, तो जो भी आप याद रखना चाहो, बट इतना जरूर है 23 किले जो थे वो मुगलों के लिए दे दिए, बचे किले जो है वो शिवाजी महाराज के लिए रहेंगे, ठीक है। उसके बाद में जयसिंह ने बोला कि हम आपको 5,000 का मनसब देंगे, 5,000 का मनसब। मनसब अपनी मुगल जो लेक्चर होंगे उसमें समझा देंगे, मनसबदारी एक तरीके से पोस्ट हो गई एक तरीके से। तो 5,000 का मनसब दिया जाएगा मुगलों के अंदर। शिवाजी ने पूछा किस तरीके से क्या होता है मनसब वगैरह, तो उन्होंने पूरा समझा दिया कि ये मनसब होता है। तो वहाँ से शिवाजी को लगा कि ये तो मेरे स्वराज के विरुद्ध है, ठीक है। बाकी शिवाजी औरंगजेब से नफरत नहीं कर रहे हैं अभी तक, क्योंकि बीजापुर की साइड में था उनका। फिर भी उन्होंने सोचा कि चलो ठीक है, मैं नहीं, मेरे बेटे को आप मनसब दे दो, मैं इसके अंडर में नहीं आ सकता। बात चल रही है ये 1765 की, ठीक है। पुरंदर की संधि 1765 में हो रही है। 1765 तक शिवाजी महाराज ने राज्य अभिषेक नहीं किया है, वो स्वयं अभी राजा नहीं बने, ओके। उसके बाद में बीजापुर राज्य के कुछ किले पर शिवाजी का अधिकार जो है मुगलों के द्वारा स्वीकृत कर लिया जाता है। शिवाजी के बेटे संभाजी को 5,000 का मनसब दे दिया जाता है। शिवाजी महाराज दक्कन में मुगलों की सहायता करेंगे, ये बात भी बोल दी जाती है, क्योंकि ऊपर की साइड से मुगल बीजापुर पे आक्रमण करना चाह रहे हैं, इधर की साइड से मराठा भी, तो उन्होंने बोला कि हम आपस में मिलकर कर लेंगे, ठीक है। ये होता है 1670 में। इस बीच में ये होता है कि शिवाजी महाराज को, इसके बीच में कुछ समय बाद में क्या होता है कि जयसिंह के कहने पे बाद में शिवाजी महाराज को जो है वो आगरा बुलाया जाता है, ठीक है, दरबार में बुलाया जाता है। और दरबार में
औरंगजेब जो है वो शिवाजी महाराज की इतनी इज्जत नहीं करता है, ठीक है। उनको छोटे मोटे जो सूबेदार होते हैं उनकी श्रेणी में बैठा देता है, जिससे शिवाजी महाराज जो है वो भरे दरबार से निकल के चले जाते हैं, औरंगजेब उन्हें कैद कर देता है। एक छोटी सी बीच की कहानी है, बाकी इसमें बहुत सारी अलग अलग कहानियाँ जुड़ती हैं। तो ये बात चल रही है 1668 के आसपास की, ठीक है। शिवाजी को कैद कर दिया जाता है और उसके साथ साथ में शिवाजी का बेटा भी है संभाजी, जिन्हें 5,000 का मनसब दिया गया, केंद्र में पहले से रखा हुआ है। तो दोनों ही कैद हैं। फिर शिवाजी वो अपनी टैक्टिक्स चलते हैं, वही घूस देना और किसको किस तरीके से अपने में मिलाना है। और इतना है कि हिंदू मुस्लिम कुछ नहीं होता, वो जो होता है ना राज के अंतर्गत होता है। और शिवाजी महाराज कभी हिंदू मुस्लिम नहीं करते थे, उनकी सेना में सबसे ज़्यादा मुसलमानों को लिए पोस्ट दी गई थी और सैनिक भी जो थे मुस्लिम शामिल थे, ओके। तो यहाँ पे वो घूस वगैरह देते हैं और किसी भी तरीके से जो है वो बाहर निकलने की कोशिश करते हैं। कहा यह जाता है कि फूलों की टोकरी वगैरह आती थी वहाँ अंदर, तो उस टोकरी में जो है वो अपने बेटे को बैठा देते हैं, उसके बाद दूसरी टोकरी में वो खुद बैठ जाते हैं, या किसी टोकरी को जो लेके आने वाला था उसका वेश धारण करके वहाँ से निकल जाते हैं। जो भी तरीका रहा होगा, वो औरंगजेब की कैद से निकल के चले जाते हैं, निकल के चले जाते हैं। अब उनका औरंगजेब से विश्वास उठ गया है 1668 में कि अब औरंगजेब का साथ नहीं देना है, ठीक है। और फिर वहाँ पे जाके फिर 1670 में दोबारा से पैसे खत्म हो चुके हैं, नीचे मराठा क्षेत्र में पहुँच चुके हैं, तो फिर वहाँ पे जाके फिर सूरत पे आक्रमण करके लूट करके फिर पैसे लेके आते हैं, ओके। फिर 4 वर्षों में फिर जो भी जितने भी किले थे जो मुगलों ने ले लिए थे सबको वापस लेने लग जाते हैं, ठीक है। और यही कहानी होती है 1670 में। 1670 में कौन सा युद्ध होता है? कोंडाना वाला। कोंडाना के किले को जीतने वाला कौन सा होता है? 1670। यानी जब वो वहाँ से वापस आ जाते हैं, औरंगजेब वाले क्षेत्र से निकल के आ जाते हैं, तब उस समय जो है वो जो किले मुगलों को दिए थे उन सभी किलों को वापस जीतने लग जाते हैं। ये 4 सालों में ऐसा करते हैं। फिर जब उन्हें लगता है कि अब सारे किले वापस आ गए हैं, तो फिर वो अपना राज्याभिषेक करते हैं। 1674 में रायगढ़ के किले में शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक किया जाता है। राज तिलक जो है वो पंडित गंगा भट्ट के द्वारा किया जाता है, ओके। अब ये सवाल क्यों पूछा जाता है मेरी समझ में नहीं आता, बाकी बहुत बार पूछा गया है कि जो राज पुरोहित थे उनका नाम क्या था? पंडित गंगा भट्ट थे, काशी के पढ़े हुए थे, ऐसा हुआ है, ठीक है। फिर कुतुब शाह के द्वारा समझौता किया जाता है। अब ये कुतुब शाह जो है वो गोलकुंडा वाले हैं। अब एक चीज ध्यान रखना, यहाँ पे शिवाजी जो है वो बीजापुर वाले क्षेत्र पे अपना अधिकार जमाने के लिए गोलकुंडा वाले से कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। बीजापुर से आगे की साइड में कौन सा है? मैप में आप देख लीजिए एक बार, मैप आप देखेंगे तो पेज नंबर आप आइए, पेज नंबर 6 पे दोबारा से आ जाइए एक बार, थोड़ा सा रिवाइज कर लीजिए मैप को। पेज नंबर 6 में आप देखिए दूसरा जो इमेज है, एक तो मराठा क्षेत्र है, उसके बाद में बीजापुर वाला क्षेत्र है, और उसके बाद में गोलकुंडा वाला है। तो शिवाजी अब कॉन्ट्रैक्ट करते हैं गोलकुंडा वाले राजा के साथ में, ठीक है, ताकि बीजापुर वाले क्षेत्र को यहाँ पे कब्जा किया जा सके, ओके। अब दोबारा से आ जाइए, पेज नंबर 10 पे ही आ जाइए, ठीक है। तो यहाँ पे कुतुब शाह के गोलकुंडा के जो है उनके साथ में कॉन्टैक्ट कर लिया जाता है, और गोलकुंडा वाला राजा शिवाजी को सैनिक सहायता देता है कि तुम अभियान करो बीजापुर के खिलाफ, हम तुम्हारे साथ हैं। तो बीजापुर से वो जिंजी और बेल्लूर क्षेत्र जीत लेते हैं। उसके बाद में 1680 में जो है वो शिवाजी महाराज की मृत्यु हो जाती है, ठीक है। अब शिवाजी महाराज की कुछ इंपॉर्टेंट बात, सबसे पहली बात तो ठोस शासन प्रणाली की नींव डाली उन्होंने। बोले ये जज्बाती में नहीं थे, एक तो होता है कि विद्रोह करना, ये विद्रोह करने वालों में से नहीं थे, ठीक है। ये एक विचारधारा के साथ चलने वाले थे, इसलिए नरेंद्र मोदी जी भी जब देखते हैं ना तो वो उनकी इमेज के साथ में देखते हैं, वो भी एक पूरी लॉन्ग रन वाली विचारधारा लेके चलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये ठोस प्रणाली की नींव डालते हैं कि अगर हमें स्वराज बनाना है, हिंदवी स्वराज बनाना है, तो पूरा एक ऐसा सिस्टम बना के जाओ ताकि आगे आने वाले टाइम पे लंबे समय तक खुद का स्वराज बनने लग जाए, ओके। अगर आप ध्यान दें तो जहाँ पे भी इनका जन्म हुआ था शिवाजी महाराज का सिवनेर में, सबसे पहले आपने कभी सुना होगा कि स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, वो डायलॉग किसके द्वारा दिया जाता है? बाल गंगाधर तिलक जी के द्वारा दिया जाता है। बाल गंगाधर तिलक जी जो थे वो शिवाजी से सबसे ज़्यादा प्रभावित थे, ठीक है। और उन्होंने बम्बई में शिवाजी के लिए पूरा मेला वगैरह वो जो निकालना शुरू किया था, ठीक है। और उसके अलावा उन्होंने गणेश चतुर्थी का भी शुरुआत करवाई थी तिलक के द्वारा। तिलक जो है उन्होंने शिवनेरी जो किला है ना उसके अंतर्गत जहाँ इनका जन्म हुआ था शिवाजी महाराज का, उस क्षेत्र पे, उस क्षेत्र को उन्होंने जो है किसी उस समय का जो भी व्यक्ति था जिसके कब्जे में, उससे खरीद लिया था तिलक जी ने। तो तिलक जो थे बाल गंगाधर तिलक जी अपने साल में से 2 या 3 महीने उस जगह पे बिताते थे जहाँ पे शिवाजी महाराज का जन्म हुआ था, और उन्होंने फिर उस बात को दोबारा से स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, अब अंग्रेजों से स्वराज लेना है ये बात को। और भारत की अगर आज़ादी की बात करें तो सबसे पहले शुरुआती जो आज़ादी की बात करने वाले हैं ना उनमें तिलक का नाम आता है, ठीक है। स्वराज शब्द लेके आना अपने आप में इंपॉर्टेंट बात होती है, क्योंकि लोग मान चुके हैं अंग्रेजों का शासन है और अंग्रेजों का ही रहेगा। अंग्रेजों ने तो वो भी लेके आ गए थे, व्हाइट बर्डन थ्योरी भी लेके आ गए थे कि तुम जो है वो
पढ़े लिखे नहीं हो, तुम भगवान ने हमें भेजा है तुम्हें पढ़ाने लिखाने के लिए और सभ्य करने के लिए, ये थ्योरी भी लेके आ गए थे, लोगों में बैठ गई लोगों के अंदर, ठीक है। तो यहाँ ठोस प्रणाली की शुरुआत करते हैं और अष्ट प्रधान प्रणाली की शुरुआत करते हैं, ठीक है। इसके अलावा ये स्थायी सेना रखते हैं 40-50 हज़ार की, 30-40 हज़ार घुड़सवारों की, धीरे धीरे बढ़ाते हैं, एकदम से तो नहीं बढ़ती है, धीरे धीरे बढ़ाते हैं, ओके। किलों की देखभाल के लिए प्यादे नियुक्त करते हैं, आय में वृद्धि के लिए चौथ और सरदेशमुखी। सरदेशमुखी में थोड़ा सा अंतर ये है कि चौथ जो होता है जीत के आए, छोड़ दिया, तुम रहो, और 25% हमें, एक चौथा हिस्सा हमें राजस्व का दे देना। सरदेशमुखी का मतलब ये होता है 10% वाला सिस्टम। उसमें ये होता है कि देशमुख एक शब्द होता है, देशमुख एक तरीके से कास्ट वाला क्षेत्र आप यूज कर सकते हो आज के समय पे। जैसे चौधरी कास्ट हो गई है ना, पहले चौधरी कास्ट नहीं होती थी, ठीक है। चौधरी कास्ट हो गई है, पटेल कास्ट हो गई है, बाकी ये कास्ट नहीं होती है। चौधरी जो होते हैं मुगल एम्पायर के अंतर्गत जो होते हैं, वो राजस्व इकट्ठा करने के लिए भेजा जाता था, ओके। तो ऐसे ही वहाँ पे देशमुख होते थे जो राजस्व इकट्ठा करते थे, देशमुख राजस्व इकट्ठा करते थे। उन देशमुखों से जो है वो 10% किसके लिए, सर देशमुख जो सबसे बड़ा है, सर देशमुख कौन हो गया, छत्रपति, उसके खर्चे के लिए 10%, ठीक है। तो अगर कोई क्षेत्र जीत लिया और उस पर अधिकार कर लिया तो वहाँ एक देशमुख को नियुक्त कर देंगे वो, और वो देशमुख जितना भी राजस्व लाएगा उसमें से 10% वहाँ पे देने वाला है, ओके। शिवाजी महाराज को जो है वो भारतीय नौसेना का जनक कहा भी जाता है, ये बात भी ध्यान रखना। उन्होंने नेवल फोर्स की शुरुआत कर दी थी, इसलिए भारतीय नौसेना का जनक किसे कहा जाता है, शिवाजी महाराज को कहा जाता है, ओके। अब देखिए अष्टप्रधान के नाम देख लीजिए, अगले पेज पे आ जाइए, पेज नंबर 12 पे आ जाइए। शिवाजी के द्वारा जो अष्टप्रधान बनाए गए थे उनमें एक थे मजूमदार या अमात्य, ठीक है। इसका मतलब हुआ ये फाइनेंस मिनिस्टर थे, ठीक है। इनका वेतन क्या था ये ध्यान नहीं रखना है, फाइनेंस मिनिस्टर क्या होता, मजूमदार। ये उस टाइप के सवाल आते हैं ना, ए को बी में मैच कीजिए, बी को सी में मैच कीजिए, उस टाइप के सवालों के लिए। सुमंत जो होते थे विदेश विभाग के दरबारी शिष्टाचारी हो सकते हैं, या आप इन्हें बोल सकते हैं फॉरेन मिनिस्टर हो सकते हैं, ओके। एक होता है सुरनबीस या जिन्हें चटनबीस कहते हैं, ये पत्राचार विभाग के हो गए, आज के टाइम के इन्हें बोला जा सकता है इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री वाले जो होते हैं, ठीक है। उसके बाद में पेशवा यानी आज के समय पे प्रधानमंत्री। अष्टप्रधान के प्रमुख हैं जो समस्त प्रशासन का निरीक्षण करता है, नागरिक व सैनिक मामलों का सर्वोच्च अधिकारी है, ओके। उसके बाद में बकिया नबीस, ये आज के समय पे के गृह मंत्री हैं, ठीक है। न्यायाधीश ये न्याय विभाग का काम करेंगे, ठीक है, न्याय विभाग ये भी करेंगे, और लास्ट फाइनल जो न्याय देना होगा वो छत्रपति जी को ही देना होगा, ओके। सेनापति ये सेना का प्रधान होंगे, और पंडित राव ये धर्म दान विभाग से रिलेटेड रहेंगे। इनमें से दो लोग रहेंगे जो युद्धों में नहीं जाएंगे, एक तो न्यायाधीश और एक पंडित राव, ठीक है। ये दो लोग जो है वो युद्धों में नहीं जाएंगे, बाकी किसी को भी युद्धों में कहीं पे भी भेजा जा सकता है, ओके। शिवाजी के अष्टप्रधान के सभी पद स्थायी नहीं थे और ना ही आनुवंशिक थे, लेकिन कुछ समय बाद में जो है वो पेशवाओं के युग में बालाजी विश्वनाथ के द्वारा इन्हें स्थायी कर दिया जाता है। इसके साइड में आप एक मैप और देखना चाहें तो आप देखिए मैप, ठीक है। क्षेत्र आपको दिख रहा होगा मराठा साम्राज्य वाला, ठीक है। इस मराठा साम्राज्य वाले क्षेत्र में आपको सतारा दिख रहा होगा, राजगीर दिख रहा होगा, पूना दिख रहा होगा, ठीक है, प्रतापगढ़ दिख रहा होगा। एक अभी ये शिवाजी महाराज वाला जो पॉइंट है ये कंप्लीट हो चुका है, लेकिन मैं आपको एक मैप और दिखाना चाह रहा हूँ। उस मैप को दोबारा से उसी में लीजिए, पेज नंबर 5 में कंप्लीट करिए, ठीक है। पेज नंबर 5 में आ जाइए। पेज नंबर 5 में पुणे के आसपास जूम आउट कर लीजिए आप, ठीक है। तो आपको रायगढ़ दिख रहा होगा, ये शिवाजी महाराज की राजधानी थी, ठीक है। शिवाजी महाराज की राजधानी कौन सी है, रायगढ़। रायगढ़ से ही करीब करीब 100 किलोमीटर के आसपास में जो है वो सिंहगढ़ है, ठीक है, सिंहगढ़ है। इन्हीं क्षेत्रों पे बाकी छोटे छोटे किले थे जो शिवाजी महाराज के द्वारा जीते गए थे। एक्चुअली में छोटे छोटे नहीं, खूब बड़े हैं, लेकिन शुरुआत जो की गई है शिवाजी महाराज के द्वारा वो इन्हीं क्षेत्रों से की गई है, ओके। तो राजधानी का ध्यान रखना है, रायगढ़ है, ओके। एक जिंजी का किला भी होता है, ठीक है, वो अगले में लेक्चर में आपको दिखा दूंगा। वो होता है, वो समुद्र के अंदर है, मुंबई के पास में है, पूरा चारों तरफ समुद्र से घिरा हुआ है। पहले मराठों के अधिकार में था, बाद में अंग्रेजों ने उसे अपने अधिकार में ले लिया। अब एक चीज़ ध्यान रखना, इधर पहले ही मुंबई में अंग्रेज आ चुके हैं, ठीक है। कब लिया था अंग्रेजों ने मुंबई को, 1661 में शादी हुई थी, तो 1668 में उन्होंने राजा से खरीद लिया था मुंबई को, ठीक है। तो अंग्रेज अब धीरे धीरे मुंबई से जो है एक्सपेंशन करना शुरू करेंगे। उधर मुगल एम्पायर डिक्लाइन हो चुका है, ठीक है। अब पेशवाओं के टाइम पे पेशवा कंप्लीट हो चुके हैं एक तरीके से, मान के चलिए। अब हम अगले लेक्चर में जो है वो एंग्लो मराठा युद्ध को देखेंगे,
और उस युद्ध में किस तरीके से जो है वो टैक्टिक्स यूज की जाएगी वो कंप्लीट कर लेंगे। ओके जी, ठीक है। ओके, आप पेज नंबर 12 पे आइए। ठीक है, कुछ एक बातें मैं बोलता चलूँगा, आप बस टैली कीजिए। ठीक है, मराठा राज्य के बारे में 12 अप्रैल 1680 में शिवाजी महाराज की मृत्यु के पश्चात मुगल सत्ता को सबसे महत्वपूर्ण चुनौती मराठा राज्य से मिली, जो उत्तराधिकारी राज्यों में सबसे शक्तिशाली था। बाकी उत्तराधिकारी बने थे लेकिन सबसे शक्तिशाली मराठा। शिवाजी के पुत्र शाहू को औरंगजेब ने 1689 में कैद कर रखा था। औरंगजेब उसके व उसकी मां के साथ उनके धर्म, जाति व अन्य चीज़ों का पूर्ण रूप से ध्यान रख करके बड़ी शिष्टता और सम्मान के साथ व्यवहार कर रहा था। ठीक है, शाहू को 1707 में 20 साल के आसपास में कैद रखा है, यानी बचपन जो है वो आगरा के किले में बीता उनका। औरंगजेब की मृत्यु के बाद में बहादुर शाह के द्वारा जो है वो रिलीज कर दिया जाता है, लेकिन जल्द ही शाहू और कोल्हापुर में रहने वाली उनकी चाची ताराबाई के बीच में गृह युद्ध छिड़ जाता है, इसलिए तो उन्होंने छोड़ा था। ठीक है, ताराबाई ने अपने पति राजाराम के मरने के बाद में अपने बेटे शिवाजी द्वितीय के नाम से मुगल विरोधी संघर्ष सन 1700 से 1707 तक जारी रखा था। मराठा सरदारों ने सत्ता के लिए संघर्ष करने वाले किसी न किसी का पक्ष लेना प्रारंभ कर दिया। बहुत सारे सरदार होते थे। ठीक है, उनमें से सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो शाहू और कोल्हापुर स्थित उनके प्रतिद्वंदी के बीच में विवाद के फलस्वरूप मराठा सरदार की एक नई व्यवस्था ने जन्म लिया, जिसका नेता राजा शाहू और पेशवा बालाजी विश्वनाथ थे। ठीक है, यहाँ से पेशवा का जो पद है, बाकी पेशवा शिवाजी महाराज बना के जा चुके हैं, बट यहाँ से जो है इम्पोर्टेंसी बनती है। इम्पोर्टेंसी इसलिए बनती है क्योंकि शाहू महाराज को डर है कि मुझे खत्म किया जा सकता है। ठीक है, मे भी मुगल करवा दें, बाकी इधर की साइड में बहुत सारे सरदार जो हैं वो चाची ताराबाई के साथ में, तो हो सकता है कि खत्म किया जा सके, इसलिए वो सेना करते का एक पद बनाते हैं और उस पद पे हम यहाँ पे बालाजी विश्वनाथ को नियुक्त कर देते हैं। ओके, तो ये मैप है। मैप तो मैंने पेशवाओं वाला 2-3 बार बता दिया आपको, ये फ्लो चार्ट। ठीक है, तो यहाँ पे मैं बार बार नहीं बताऊंगा। उधर आप कंपैरिजन करना चाहें तो अगले पेज पे मुगल राजा हैं, उनका नाम एक बार रिवाइज कर लीजिए। फर्रुखसियार कितने समय से कितने समय तक रहा? 1713 से 19 के बीच में दो आते हैं, रफ़ी उद्दरजात और रफ़ी उद्दौला। ठीक है, लेकिन कुछ समय तक रहते हैं। फिर मोहम्मद शाह रंगीला 1719 से लेके 1748 तक। ठीक है, अगर आप फर्रुखसियार के समय की बात करना चाहें तो आपको ध्यान हो तो फर्रुखसियार की जो हत्या की गई थी वो सैयद बंधुओं के साथ में मिलकर के पेशवा बालाजी विश्वनाथ के द्वारा की गई थी। वो उस समय सैयद बंधु जो थे किंग मेकर थे, तो जिसको हटाना चाहते थे वो कर सकते थे। ओके, उसके बाद में अगर पॉइंट और राय याद रखना चाहें तो आप आए शाह आलम सेकंड के समय पे। शाह आलम सेकंड था, वो 1765 से लेकर 1772 अंग्रेजों के संरक्षण में इलाहाबाद रहा था। अगर आपको ध्यान हो, इलाहाबाद की संधि 1764 में बक्सर के युद्ध के बाद में इलाहाबाद की संधि हुई थी। ठीक है, तो वो इलाहाबाद में रह रहा था और 1772 में ये जो है वो शाह आलम जो है वो मराठा संरक्षण में आ जाता है। आगे बात, और वो उसे दिल्ली वापस लेके आ जाते हैं, पेंशन पे रख देते हैं। ओके, अब हम बात करेंगे आंग्ल मराठा युद्धों की, बट एक बार आप चाहें तो ये जो अगले पेज नंबर आपको 17 पे आ जाएं और जो पेशवा हैं उनका एक एक नाम करके देख लेते हैं। ठीक है, बालाजी विश्वनाथ पे देखिए 1713 से 1720। पहली बात, ये ब्राह्मण थे। बालाजी विश्वनाथ जो थे वो ब्राह्मण थे। अपना जीवन एक छोटे राजस्व अधिकारी के रूप में शुरू किया था और ये साहू जी के पक्ष में आ गए थे। ओके, पेज नंबर 12 पे 17 पे नीचे की साइड में आप या शुरू में देख लीजिए। ओके, 1713 में पेशवा इन्हें बना दिया गया और इन्होंने अपना साम्राज्य बढ़ाना उस समय से शुरू कर दिया। पेशवा बनते ही फिर इन्होंने संपूर्ण महाराष्ट्र पर एक तरीके से आधिपत्य कर लिया। ओके, उसके बाद में अगर आप देखें तो सेनाकर्ते का पद बनाया गया था साहू जी के द्वारा, वो आपको पूर्ण ध्यान देना है। ये बालाजी विश्वनाथ जो थे 1714 में औरंगजेब के मकबरे पर पैदल चल करके गए थे और उनके प्रति सम्मान भी व्यक्त किया था। तो ये टैक्टिक्स यूज कर रहे थे हर तरीके से। मुगलों की आधीनता स्वीकार करने का एक तरीका इन्होंने अपना लिया था कि छोटे से रूप में हम मुगलों की आधीनता स्वीकार करेंगे शुरू में, फिर मुगलों के अंदर घुस जाएंगे एक तरीके से। ओके, क्योंकि उसके कारण जब ये मकबरे पे गए और मुगलों के प्रति सम्मान दिखाया तो मराठों का जो राज्य है उसके मुगलों के द्वारा एक, जैसे यूएन देता है ना, सर्टिफिकेट दे दिया जाता है। ठीक है, कि ये स्वतंत्र राज्य इस टाइप में। ओके, और उसके अलावा चौथ और सरदेशमुखी के पूरे दक्कन के अधिकार दे दिए जाते हैं इनको कि आप चौथ और सरदेशमुखी ले सकते हो। ठीक है, ये हुई बात। ओके, और उसके बाद में आपको पता होगा फर्रुखसियार की जो मृत्यु हुई थी उसमें इनका हाथ था। फिर आते हैं बाजीराव प्रथम। अगले पेज पे आप देखिए, बाजीराव प्रथम के समय से ये पद जो होता है वो पैतृक हो जाता है। मुगल साम्राज्य के प्रति अपनी नीति की घोषणा करते हुए बाजीराव प्रथम ने कहा था
कि हमें इस जर्जर वृक्ष के तने पर आक्रमण करना है, शाखाएं तो स्वयं ही गिर जाएंगी। ओके, फिर उन्होंने मालवा, गुजरात, बुंदेलखंड के क्षेत्रों पे आधिपत्य जमाया। ठीक है, बुंदेलखंड के राजा की बेटी थी मस्तानी। ठीक है, और ये पहली बार जो है साम्राज्य बनने लगा है यहाँ से। पहले राज्य था, अब मालवा यानी एमपी वाले क्षेत्र पे आ गए, गुजरात और बुंदेलखंड इवन एक यूपी के बॉर्डर तक टच हो रहा है, तो वहां तक पहली बार पहुंचने लग गए हैं। ओके, इसी काल में गायकवाड़, होलकर, सिंधिया और भोसले परिवारों ने प्रमुखता हासिल की। अब प्रमुखता इसलिए मिलेगी क्योंकि क्षेत्र हो गया बड़ा। अब पेशवा अकेला कंट्रोल नहीं करेगा तो सरदारों को थोड़ा ज्यादा क्षेत्र देने लग जाएंगे, तो होलकरों को दे दिया जाएगा इंदौर वाला क्षेत्र, सिंधिया जो है वो ग्वालियर वाले क्षेत्र में होने लग जाएंगे। ओके, बाजीराव प्रथम ने सन 1733 में जंजीरा के सीधियों के विरुद्ध ये छोटा सा अभियान किया, कोई जरूरत नहीं याद रखने की। ओके, उसके बाद में बालाजी बाजीराव, इन्हें नाना साहब के नाम से भी जाना जाता है। ओके, 14 जनवरी 1761 में पानीपत का युद्ध हुआ था। ठीक है, पानीपत के युद्ध में अहमद शाह अब्दाली को एक्चुअली में भारतीय राजाओं के द्वारा बुलाया गया था। ठीक है, क्योंकि मराठा साम्राज्य बढ़ता जा रहा था, चौथ और सरदेशमुखी देनी पड़ रही थी सभी राजाओं को, इसलिए भारत के राजा परेशान हो गए और वो खुद मुकाबला कर नहीं सकते थे, क्योंकि मुकाबला कर सकता था या तो मुगल, मुगल हो गए कमजोर, मुगलों तो बीच में सेना लेके चल जाए मराठे, तो मुगल तो बीच में बोलने की हिम्मत भी नहीं कर रहे थे। ठीक है, उधर अवध वाले और बंगाल वाले भी थोड़े हाथ पैर फैला रहे थे, लेकिन उनकी इतनी हिम्मत नहीं थी, क्योंकि बंगाल में भी मार के आ चुके थे इधर की साइड से मराठे। तो फिर उन्होंने सोचा कि किसको बुलाया जाए, तो उधर की साइड से अफगान शासक अहमद शाह अब्दाली, जिन्होंने अफगानिस्तान की स्थापना की थी, आज का जो अफगानिस्तान है उसकी स्थापना उन्होंने की थी अहमद शाह अब्दाली ने, उनका वो फाउंडर फादर हैं। ठीक है, फाउंडिंग फादर जो बोल सकते हैं अहमद शाह अब्दाली। तो अहमद शाह अब्दाली को बुलाया जाता है यहाँ पे कि तुम आइए। अब दो चीज ध्यान रखना, 1761 के समय पे अवध का नवाब जो है वो बीच में पड़ रहा है, मराठा कोशिश करते हैं कि ये हमारे साथ में आ जाए, अहमद शाह अब्दाली अपनी साइड में लेने की कोशिश करता है। और अगर आपको ध्यान हो तो दिल्ली से ऊपर की साइड में एक इलाका है जिसे रुहेलखंड बोला जाता है। ठीक है, तो रुहेलखंड के जो थे और अवध का जो था वो मिल जाते हैं अहमद शाह अब्दाली के साथ में। ठीक है, तो उनकी सेना जो है वो काफ़ी हो जाती, बाकी सेना मराठों की भी कम नहीं थी, मराठों की पूरी सेना थी। इधर की साइड से जब मराठे गए तो अपनी सेना तो वो लेके जा रहे थे। ठीक है, 70-80 हज़ार के आसपास सेना रही होगी, साथ साथ में वो अपनी बीवियों को साथ ले जाना शुरू कर चुके थे, साथ साथ में पूरी फैमिली को ले जाते थे कि चलो उत्तर चल रहे हैं तो वहाँ तीर्थ करके भी आ जाएंगे, जीत जाएंगे तो वापस आएंगे तब तीर्थ करते आएंगे, इधर से भी जाएंगे तब तीर्थ करते हुए जाएंगे घूमते घामते, क्योंकि क्षेत्र लंबा हो जाता है। अब वो चले लास्ट ईयर के, अब ये 1761 में लड़ाई हो रही है जनवरी में, और वो चले अगस्त के आसपास में 1760 में नीचे से। ठीक है, उस समय वहाँ पे गर्मियाँ नहीं, सर्दियाँ नहीं पड़ रही हैं। ठीक, यहाँ आ गए ये जनवरी में लड़ाई हो रही है, अब ये कपड़े नहीं लेके आए सर्दियों वाले, तो सबसे बड़ी हालत तो इससे खराब हो गई। दूसरी, लड़ने आए हो तो लड़ने के हिसाब से आओ ना, पूरे फैमिली को लेने की कहाँ जरूरत पड़ रही है। ठीक है, तो 2.5-3 लाख लोग हो गए, उनके खाने की व्यवस्था करनी है, खाने की व्यवस्था नहीं हो पाएगी भाई, इतना 6 महीने का राशन तुम इकट्ठा करके ले आए वो ठीक है। अब बीच में कोई भी उनके लिए राजपूत राजा समर्थन ना करे, राजपूत राजा भी खाना दे देते तो भी चल जाता, खाने की व्यवस्था तो हो जाती, अब खाने की व्यवस्था कम होने लग गई उनके लिए। दिल्ली से आगे निकल गए, वो पानीपत तक पहुंच गए। पानीपत में वहाँ पे डेरा डाले हुए रखा था अहमद शाह अब्दाली। अहमद शाह अब्दाली के लिए फ़ायदा ये हो रहा था कि ऊपर की साइड से रोयल वाले और अफगान उधर की साइड में अवध वाले, ये दोनों साथ में थे। अवध वाले ने खाने पीने की पूरी व्यवस्था कर रखी थी उनके लिए, रोयल तुम 6 महीने रहोगे, उधर की साइड से अफगान अहमद शाह अब्दाली 6 महीने रहो या साल भर, खाने पीने की व्यवस्था रहेगी, सेना भी साथ में मिलेगी। तो अहमद शाह अब्दाली जो था वो टेंशन फ्री था तो वो क्रूरी। तो इधर की साइड से मराठे जो है वो एक तरीके से हौसला हारने लग गए थे, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया था। तो जनवरी में युद्ध होता है, और युद्ध में काफ़ी भयंकर युद्ध होता है। शुरुआत में मराठे जीतते रहते हैं, लेकिन मराठों का जो पेशवा का बेटा था वो मर जाता है, उसकी मृत्यु हो जाती है। तो फिर जो सदाशिव भाव राव जो मैंने बताया था, सदाशिव राव भाव, वो उस पेशवा को बचाने के चक्कर में जाते हैं और अपने घोड़े से उतर के चले जाते हैं। तो सेना में वो दिखते नहीं है कि कहाँ गए, कहाँ गायब हो गए, तो सेना में खलबली मचने लग जाती है, और अहमद शाह अब्दाली की सेना जो है वो तेज गति से आक्रमण करने लग जाती है। तो वहाँ पे मराठे जो है वो खत्म होने लग जाते हैं इस तरीके। और आप मान के चलिए वो सबसे डेडली युद्ध इसलिए है क्योंकि उसमें करीब करीब दोनों साइड से 60-70 हज़ार लोग मरे थे, दोनों साइड से एक दिन के अंतर्गत सबसे ज़्यादा लोग मरे कहीं भी किसी भी युद्ध में, 60-70 हज़ार वैल्यू मानता है। क्योंकि उससे अगले दिन की काउंटिंग जब होती है ना, तो अगले दिन 40 हज़ार घायलों को मारा जाता है अहमद शाह अब्दाली के द्वारा। ठीक है,
तो बहुत ज़्यादा यहाँ पे मृत्यु हुई थी। ओके, चलो ठीक है, ये हुआ अपना जो पानीपत का तृतीय युद्ध, जिससे मराठों को पूरी तरह तोड़ दिया था, पूरी तरह टूट गए, क्योंकि पूरे मराठे में शायद ही कोई परिवार बचा होगा जिसमें मृत्यु नहीं हुई होगी। पॉपुलेशन इतनी होती है, जो लड़ने वाले आए सब घरों में कोई ना कोई था, तो यहाँ पे ज़्यादातर घरों में एक एक व्यक्ति मृत्यु हो गई थी। पेशवा के बेटा का नाम था विश्वासराव, उसकी मृत्यु हो जाती है, और 28,000 सैनिकों की मृत्यु, कहीं कहीं 40-50,000 जो भी बोलते हैं, ये एक साइड से बताया। ओके, पानीपत की हार मराठों के लिए महाविपदा के समान थी, और उनकी हार ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल और दक्षिण भारत में अपनी सत्ता मजबूत करने का मौका दे दिया। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। अब मराठे जो है वो कमजोर हो गए हैं, और अंग्रेज अब लड़ने की सोच सकते हैं उनसे। ओके, ये हुआ अपना पानीपत का तृतीय युद्ध। इसके बाद में यहाँ पे 1761 में 1761 में जो बाजीराव हैं, उनके बाद में पेशवा बनते हैं माधवराव फर्स्ट। ठीक है, उनके समय पे शाह आलम को जो है वो दिल्ली लेकर के आया जाता है। उसके बाद में उनकी मृत्यु होती है तो नारायण राव बनते हैं। ठीक है, इनकी भी 1 साल में मृत्यु कर जो है इनको मार दिया जाता है इनके चाचा रघुनाथ राव के द्वारा। फिर इनका बेटा जो कि पेट में है, उसको ही सरदार बना दिया जाता, उसको ही पेशवा बना दिया जाता है सरदारों। तो माधवराव नारायण 1774 से 1795। ठीक है, इसका आप पढ़ लीजिए। नारायण राव की मृत्यु के पश्चात उसका पुत्र माधवराव नारायण पेशवा बना, नाना फडणवीस के नेतृत्व में बना था। इन्होंने 12 भाई काउंसिल बनाई थी। इसके समय पे फडणवीस ने 12 भाई काउंसिल, यानी 12 सरदारों को इकट्ठा करके 12 भाई नाम से एक काउंसिल बना दी थी। ओके, तो रघुनाथ राव जो है वो यहाँ से भाग करके किसके पास जा रहा है, अंग्रेजों के पास में, मुंबई में जा रहा है। ठीक है, तो वहाँ पे वो सूरत की संधि कर लेता है उनके साथ में। ठीक है, और यहाँ से 1775 से जो शुरुआत हो रही है वो किसकी हो रही है, प्रथम एंग्लो मराठा वार की। अब आप आइए पेज नंबर 13 पे, 14 पे आइए। अब आप आइए पेज नंबर 14 पे, पहुंच गए पेज 14 पे। फर्स्ट एंग्लो मराठा वार 1775 से लेके 1782 के बीच में शुरुआत किस लिए हो रही है, रघुनाथ राव भाग के आ गया किसके पास में, अंग्रेजों के पास में, और सूरत की संधि कर लेता है कि मदद करो, वहाँ पे मुझे राजा बनना है। अंग्रेज इसी चाल में थे, पुट डालो राज करो, वो सूरत की संधि कर ली जाती है। ठीक है, अब ये सूरत की जो संधि की जाती है वो मुंबई के गवर्नर के द्वारा की जाती है, और बात है सन 1775 की। इनसे पहले अगर ध्यान हो तो 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट आया था, जिसमें ये बात बोल दी गई थी कि बम्बई वाला, मद्रास वाला जो है वो बंगाल के अंडर में काम करेगा। यहाँ बम्बई वाले ने क्या है कि डायरेक्टली खुद ने संधि कर दी कि ठीक है अपनी सेना हम भेज देंगे। बंगाल वाले को पता चला, मुझसे पूछे वगैरह कैसे कर ली, तो बंगाल वाला नाराज हो गया, बारेन हेस्टिंग। उसने कहा कि नहीं, ये आपकी संधि जो मान्य नहीं है, रघुनाथ राव और जो अंग्रेजों के बीच की संधि है मान्य नहीं है। इसलिए वहाँ पे पुरंदर की संधि की जाती है अंग्रेज और माधवराव नारायण के द्वारा। माधवराव नारायण कौन है, वो जो मराठा बैठा हुआ है वहाँ पे। ठीक है, कि अब हम युद्ध नहीं लड़ेंगे, अंग्रेजों ने बोल दिया, क्योंकि मेन कौन है, बंगाल वाला, बंगाल वाले ने बोल दिया, और वो किसकी साइड में, माधवराव जो कि पेशवा है, तो बोले अब युद्ध नहीं लड़ेंगे। लेकिन उसी समय पे 1775 में वहाँ ऊपर से दबाव आता है, इंग्लैंड की संसद की तरफ से दबाव आता है कि सूरत की संधि को नल एंड वॉइड क्यों किया है। उस समय पे सन 1773 के आसपास में अमेरिका आज़ाद हो चुका था, और वहाँ पे जो कॉटन का उत्पादन वगैरह होता था, जो रॉ मटेरियल मिलता था अंग्रेज़ों के लिए, उसकी कमी हो चुकी थी। रॉ मटेरियल की कमी हो चुकी है, तो इंग्लैंड की संसद दबाव बना रही है कि ऐसा क्षेत्र देखो जहाँ पे कपास वगैरह का उत्पादन किया जा सके, और वो इलाका है मराठा वाला, काली मिट्टी, काली मिट्टी जहाँ मिल सके वहाँ कपास का उत्पादन किया जा सकता है। तो बोले कि करो संधि और उन्हें अपने कंट्रोल में लेने की कोशिश करो। फिर दोबारा से सूरत की संधि को बोल दिया जाता है कि यही सही है। ठीक है, तो ये पुरंदर की संधि जो अंग्रेज और माधवराव नारायण के बीच में होती है वो काम नहीं कर पाती है। अब अंग्रेज लड़ने आते हैं मराठों से, लेकिन मराठा ताकतवर है, ध्यान रखना, और यहाँ पे मराठा जीत जाते हैं सन 1789 में। ठीक है, मराठा जीत जाते हैं, तो मराठाओं के हिसाब से बड़गांव की संधि होती है, जिससे अंग्रेजों के ऊपर थोप दिया जाता है। ठीक है, अंग्रेज हार चुके हैं। ओके, उसके बाद में अब वारेन हेस्टिंग है, वो हार नहीं मान रहा है, वो कोई दूसरी चाल चलता है। वो अपनी सेना को 2 तरीके से लड़ने के लिए भेजता है। एक तो नीचे है पुणे, पुणे पे आक्रमण करवाएगा वो। दूसरा ग्वालियर, ग्वालियर में महादजी सिंधिया अपना एक अलग से साम्राज्य शुरू कर चुके हैं, वहाँ पे एक अपना राज्य शुरू कर चुके हैं, साम्राज्य नहीं बोलेंगे, राज्य बोलेंगे। तो महादजी सिंधिया पे आक्रमण करता है।
पुणे में पेशवा बैठा हुआ है, पुणे वाले क्षेत्र पे आक्रमण होता है, पुणे में मराठा फिर जीत जाते हैं, लेकिन ग्वालियर वाले क्षेत्र में महादजी सिंधिया हार जाते हैं। अब बारेन हेस्टिंग महादजी सिंधिया को पकड़ता है कि तुम अब संधि करवाओ मराठों के साथ में, क्योंकि तुम हारे हुए हो। तो वहां पे सालाबाई की संधि होती है, सालाबाई की संधि जिसे बोला जाता है 1782 में माधवराव सेकंड और अंग्रेजों के बीच में। तो उसमें माधवराव सेकंड को पेशवा बना दिया जाता है एंड रघुनाथ राव को जेल में डाल दिया जाता है। आगे बात समझ में? रघुनाथ राव ही जड़ थी इस पहले युद्ध का, क्योंकि वो चाचा जो भाग के गया तो वही जड़ था। तो यहाँ पे एक तरीके से शांति हो जाती है और पहले पूरे युद्ध में आप मान के चलिए मराठे ही जीते, अंग्रेजों की हिम्मत नहीं हुई है। एक ही युद्ध जीता है, महादजी सिंधिया वाला, ग्वालियर वाला। ओके, तो यहाँ पे 1782 में टोटली शांति हो जाती है। उस समय तक जो भी इंपॉर्टेंट वहां के सरदार थे, लाइक नाना फडणवीस, 1782 से और 1803 के बीच में 20 साल में नाना फडणवीस, महादजी सिंधिया, तुकोजी होलकर और माधव नारायण, इनकी मृत्यु हो जाती है। ये पेशवा है, इनकी मृत्यु हो जाती है। इसके बाद में अगले पेशवा बनते हैं बाजीराव सेकंड। ठीक है, तो आइए अब अगले पेज पे। सेकंड एंग्लो मराठा वार होता है 1803 से 1805 के बीच में। बेलेजली सहायक संधि लेके आ चुके थे 1798 के आसपास में। बेलेजली आए थे, सहायक संधि लेके आए थे। वो सभी लोगों को बांट रहे थे, आप सहायक संधि में शामिल हो जाओ, सब्सिडरी अलायंस बन जाओ। मराठों के पास गए तो मराठों स्वाभिमानी, नहीं कोई जरूरत नहीं है तुम्हारी सहायक संधि की। शुरुआत में मना कर दिया गया, ठीक है, क्योंकि उस समय इंपॉर्टेंट जो सरदार थे वो थे नाना फडणवीस, महादजी सिंधिया। नाना फडणवीस जब तक थे तो उन्होंने जो है वो सहायक संधि को एक्सेप्ट नहीं किया। लेकिन यहाँ पे जब सेकंड युद्ध होने वाला है, उस समय बाजीराव सेकंड है, वो एक सही ढंग का पेशवा नहीं है, और जिस तरीके से वो पुराना शासन चला आ रहा है उसकी पूरी जड़ से खत्म कर देता है ये अकेला ही आदमी। ओके, तो बाजीराव सेकंड आगे ग्वालियर वाला क्षेत्र और इंदौर वाला क्षेत्र। अब इंदौर वाले और ग्वालियर वाले क्षेत्र पिछले 20-25 सालों में अपने आप को और मजबूत कर चुके हैं। ठीक है, तो ग्वालियर वाला राजा है, ठीक है, उसका नाम है दौलत राव सिंधिया। इंदौर वाला जो राजा है उसका नाम है यशवंत राव होलकर। और इधर की साइड में है पेशवा बाजीराव सेकंड। कहाँ पे बैठता है पेशवा? पुणे में बैठता है, ठीक है। और साहू जी कहाँ बैठ रहे हैं? साहू जी या छत्रपति कहाँ बैठ रहे हैं? वो सताराम बैठ रहे हैं। दौलत राव अपनी ताकत बढ़ा चुका है, यानी सिंधिया ग्वालियर वाली ताकत बढ़ चुकी है, इंदौर वाली ताकत बढ़ चुकी है, और इधर सतारा जो पुणे था वो तो था ही। पेशवा की ताकत कम होने लग गई है और छोटे छोटे राज्यों की ताकत अधिक होने लग गई, इसलिए आपस में इन तीनों में ही संघर्ष होने की शुरुआत हो चुकी है। एक दूसरे से ये जल रहे हैं आपस में, ठीक है। तो पेशवा बाजीराव सेकंड दौलत राव सिंधिया यानी ग्वालियर वाले के साथ में मिलकर के इंदौर वाले के छोटे भाई की मृत्यु करवा देते हैं, उनको मरवा देते हैं। छोटा भाई का नाम था बिट्टूर जी, ठीक है। यशवंत राव होलकर के छोटा भाई क्या नाम है? बिट्टूर। उसकी मृत्यु करवा दी जाती है किस किस के द्वारा? बाजीराव सेकंड और दौलत राव सिंधिया के द्वारा, ठीक है। होलकर के छोटे भाई की मृत्यु कर दी जाती है। अब होलकर जो है अपने आप में ताकतवर हो चुका है, होलकर सेना लेके चलता पड़ता है पुणे के साथ में और पुणे पे आक्रमण कर देता है। बाजीराव बेचारा भाग जाता है वहां से, और भाग करके, ये बात होती है 1802 की, और भाग करके जाता है बेसिन, ठीक है। एक जगह है बेसिन नाम करके, जहाँ पे अंग्रेजों का अड्डा था मुंबई के आसपास में। तो वहाँ पे 31 दिसंबर 1802 में वो पहुँचता है। 31 दिसंबर मतलब नई साल शुरू होने वाली है, तो अंग्रेजों की नई साल की पार्टी चल रही है। वहाँ पे ये पहुँच जाता है 1802 में। तो अंग्रेजों के साथ हाथ जोड़ देता है कि मुझे हमारे इंदौर वाले यशवंत राव होलकर जी मार रहे हैं, आप फिर से मुझे पेशवा बनवाइए किसी भी तरीके से। अंग्रेज बोलते हैं ठीक है, पहले ये सहायक संधि है, इस पर हस्ताक्षर कर दो। तो वहाँ पे सहायक संधि पे जो है हस्ताक्षर कर दिया जाता है बेसिन की संधि के बाद में। ओके, उसके बाद में राजपुर घाट की संधि होती है जो अंग्रेज और होलकर के बीच में होती है, ताकि शांति बन जाए, ठीक है, 1806 में। तो ये 1803 से 1805 सेकंड युद्ध चला है, इसमें कोई स्पेशल लड़ाइयाँ नहीं हुई हैं। आगे बात समझ में? अब बात चलती है सन 1817 में, ठीक है। युद्ध तो पहले वाले में हुए, दूसरे वाले में भी इतने युद्ध नहीं हुए। अब देखिए नागपुर में, पुणे में देखिए, सबसे पहले पुणे में है बाजीराव सेकंड, ठीक है। नागपुर में अप्पा साहब। तो 1817 में और 18 में जो पिछली संधि की थी उन्होंने, बेसिन वाली संधि, जिसमें सहायक संधि को एक्सेप्ट कर लिया था और रेजिडेंस नियुक्त करवा दिया गया था, तो उसके बाद में ब्रिटिश की ताकत कमजोर होने लग गई थी। तो उसके बाद में मराठों की ताकत कमजोर होने लग गई थी, क्योंकि ब्रिटिश रेजिडेंस वहाँ रहने लग गया था। इसलिए बाजीराव सेकंड के अंदर फिर से मराठा जागा कि चलो अब दोबारा से हम जो है वो आक्रमण करेंगे अंग्रेजों पे और अंग्रेजों को भगाएंगे, ऐसा उन्होंने सोचा। तो बाजीराव सेकंड पुणे से, अंग्रेजों पुणे पे रेजिडेंसी बन चुकी थी अंग्रेजों की, तो वहाँ पे आक्रमण करते हैं।
और अप्पा साहब जो है वो नागपुर में आक्रमण करते हैं अंग्रेजों पे, ठीक है, लेकिन दोनों जगह ही हार जाते हैं। पुणे में अलग अलग युद्ध होते हैं, लाइक खिड़की की लड़ाई, कोरेगांव की लड़ाई और उसके अलावा सालसेड़ की लड़ाई, और तीनों ही लड़ाई में मराठे हारते हैं और अंग्रेज जीतते हैं। ये सब पुणे के आसपास वाले इलाके हैं। कोरेगांव की लड़ाई होती है 1 जनवरी 1818 को, ये इंपॉर्टेंट है। एक भीमा नदी है, उसके पास में कोरेगांव गांव है, वहां पे लड़ाई होती है। एक्चुअली में ये पुणे के लिए लड़ाई थी, पुणे रेजिडेंसी के लिए, पुणे वाला जो क्षेत्र था उसके लिए लड़ाई थी। अब इसलिए ये पहले तो इतना ध्यान नहीं देते थे, लेकिन अभी इस समय कुछ समय से इस पे ध्यान दिया जाने लगा है। पहले 1-2 बार ये देख लीजिए, ये लड़ाई हुई, इस लड़ाई के रिजल्ट क्या रहे। इसके बाद में मराठों की पूरी तरीके से हार हो गई, तो मराठा का जो परिसंघ था उसे पूरा भंग कर दिया अंग्रेजों ने। सोचा कि अब अगली बार गलती नहीं करनी है, ठीक है, परिसंघ को भंग करो, टोटली सबको एनेक्स करो डायरेक्टली। बाजीराव सेकंड को पेंशन पे दे करके और कानपुर में निर्वासित कर दिया। इन्हीं का दत्तक पुत्र बनता है अगला नाना साहेब जो है, ओके। अंतिम पेशवा के रूप में मान्यता, बोले तुम अंतिम हो, इसके बाद में कोई अगला पेशवा नहीं होने वाला है, ओके। नाना साहेब ने क्यों विद्रोह किया था, अगले आप जब 1857 क्रांति देखेंगे उसमें आ जाएगा समझ में। नाना साहब जी बोलते हैं कि आप मुझे पेशवा बना दो, मैं विद्रोह नहीं करूंगा। अंग्रेजों ने बोला नहीं, हमने जब फाइनल कर दिया कि बाजीराव सेकंड अंतिम था तो अंतिम ही रहेगा, तो नाना साहब को पेशवा नहीं बनाया जाता। इसलिए नाना साहब जो है वो 1857 की विद्रोह में, मैंने आपको उस समय राजस्थान वाले लेक्चर में बताया हुआ, 1857 वाली क्रांति का लेक्चर आएगा उसमें भी बताया जाएगा। मोस्टली 1857 की क्रांति जो थी वो कुछ विद्रोही सैनिकों के कारण थी। उनका साथ दिया था उन राजाओं ने जो अंग्रेजों से नाराज थे अपने स्वार्थवश। उनके अंदर आज़ादी की ललक नहीं थी एक्चुअली में। आज़ादी की ललक होती तो बात अलग होती, झांसी की रानी है जैसे, तो उन्होंने खूब अच्छी तरीके से लड़ाई लड़ी, लेकिन उनका भी पर्सनल कारण था। उनके दत्तक पुत्र को राजा नहीं बनने दिया जा रहा था, इधर नाना साहब को पेशवा नहीं बनने दिया जाएगा, ठीक है। इसलिए जो है वो आगे 1857 क्रांति में देखेंगे। उसके अलावा प्रताप सिंह को 17 में फिर से स्थापित कर दिया जाता है। प्रताप सिंह कौन है, ये प्रताप सिंह है छत्रपति, वो जो वंश से चला आ रहा है उस साइड से है ये प्रताप सिंह, ओके। 1818 में बम्बई प्रेसिडेंसी की स्थापना हो जाती है, तो ये पूरा क्षेत्र बम्बई प्रेसिडेंसी में मिल जाता है। बाजीराव सेकंड के दत्तक पुत्र नाना साहब जो है वो कानपुर में निर्वासित हो जाते हैं। अब यहाँ पे आपको एक पॉइंट आपको ध्यान रखना है, कोरेगांव, ठीक है, इसके बारे में आप थोड़ा सा देख लीजिए। पुणे, पुणे के पास में अपना सतारा, पुणे के पास में ही जो है वो सतारा वाला इलाका है। तो पुणे पे आक्रमण करता है बाजीराव सेकंड अपनी सेना को लेकर के, ठीक है। वहाँ पे कोरेगांव नाम की एक जगह है। अंग्रेजों के ज़्यादा सैनिक नहीं थे वहाँ पे, अंग्रेजों के कम सैनिक थे, और इधर जो मराठा थे उनके पास में, या बाजीराव सेकंड के पास में बड़ी सेना थी 20-25 हज़ार की। अंग्रेजों के 1000 के आसपास सैनिक थे, 800-1000 बताया जाता है। तो 800-1000 को देख के बाजीराव बोलता है कि चलो इतने ज़्यादा सैनिक नहीं है, तो ऐसा करते हैं टुकड़ियों में भेजते हैं सैनिकों को लड़ने के लिए। तो 2-3 टुकड़ियों में अलग अलग युद्ध होते हैं अंग्रेजों के साथ में। उनमें सबसे इंपॉर्टेंट होता है भीमा कोरेगांव। इंपॉर्टेंसी क्यों निकल के आती है, भीमा कोरेगांव की लड़ाई में अंग्रेजों की तरफ से महार जाति के सैनिक लड़ रहे थे। महार वही जाति है जिस जाति के अम्बेडकर जी हैं, ठीक है, यानी दलित जाति के लोग थे। और इसको उस समय तो किसी ने ध्यान नहीं दिया, उस समय किसी ने ध्यान नहीं दिया कि भीमा कोरेगांव की लड़ाई वगैरह में इतना इंपॉर्टेंट रोल है। अंग्रेजों ने जरूर वहां पे स्मारक बनवा दिया था उसी समय पे, और स्मारक में जो अंग्रेजों की तरफ से मरे थे उनके नाम लिखवा दिए थे, उनमें महारों के नाम भी लिखे हुए हैं। इसको दोबारा से इंपॉर्टेंस दिया गया था अंबेडकर जी के द्वारा। उन्होंने इसे दलितों की ब्राह्मणों के ऊपर एक विजय के रूप में दिखाया था। उस समय ब्राह्मण पेशवा थे, दलित महार थे, तो उनकी विजय के रूप में दिखाया था। इसलिए 1 जनवरी को हर साल जो है वहाँ पे एक तरीके से मेला सा लगता है। 2 साल पहले 200 साल हो गए थे उसे, ठीक है, 1818 की बात है। तो 1818 और 2018 पूरे 200 साल हो गए थे, तो बड़ा वहाँ पे प्रोग्राम हो रहा था। और फिर वहाँ पे जो है वो दंगे भड़क गए थे। उसके कारण ये थे कि मराठा जो लोग थे उन्होंने उसका विरोध किया, महार अपने आप में उसी चीज़ को मनाने आए कि मराठाओं पे विजय का था। बाकी ऐसा है कि ये सब फालतू की मूर्खताएं हैं। कौन दलित कौन पंडित, ब्राह्मण, वही ब्राह्मण आपको ध्यान हो शिवाजी छत्रपति महाराज को उन्होंने वो नहीं लेने दिया था शपथ में, उनको वो छत्रपति शिवा राज्याभिषेक नहीं कराया था उन्होंने, मराठों के ब्राह्मण ने, वो बाहर से काशी से लेके आए थे, ठीक है। वही ब्राह्मण बाजीराव सेकंड आपको ध्यान हो मस्तानी से शादी कर ली, उनका बेटा हुआ शमशेर सिंह, उसको उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया, तो बोले ठीक है तुम मत एक्सेप्ट करो। उस मूवी में बहुत अच्छे सीन भी हैं इस चीज़ के रिगार्डिंग, कि वो जो ब्राह्मण पंडित होते हैं वो बोलते हैं कि तुमने यहाँ पे गलत काम कर दिया, तुम हमारे यहाँ पे जो है मुसलमान वंश लेके आ गए। तब बोलता है कि ये बच्चा नाजायज़ नहीं, आपकी सोच नाजायज़ है। वो डायलॉग है ना, आपकी सोच नाजायज़ है, वो वाला अच्छा डायलॉग है। तो भाई
महार हैं उनको सेना में भर्ती होना है, मराठी ले लो या अंग्रेज ले लो, जिस साइड में भर्ती हो जाएंगे उस साइड में चले जाएंगे। अगर मराठी ले लेते तो मराठी की साइड से लड़ते, पहले भी लड़ते थे, शिवाजी की साइड से महार लड़ते थे, बाद में महारों को पेशवाओं ने रखना बंद कर दिया क्योंकि वो ब्राह्मण बनने लग गए, तो वो अंग्रेजों की साइड में चले गए। अब उनकी कहाँ पे क्या गलती है, वो युद्ध लड़ रहे हैं अंग्रेजों की साइड में, साइड में जो सैनिक होते हैं वो उनको प्रशिक्षण अच्छी तरीके से दिया जाता है, युद्ध होता है, ठीक है। तो कोरेगांव वाला आप ये पॉइंट आप याद रख सकते हैं, क्यों पिछले 2 साल पहले आप वहाँ पे दंगे भड़के थे, क्योंकि मराठे जो थे उसको अपनी ऐसे मान के चल रहे थे कि हमारी हार है, बाकी उसमें कोई हार जीत ऐसा कुछ था नहीं, क्योंकि 2200 साल पहले जो युद्ध हुआ था अंग्रेज जीते थे, सीधी सी बात है, जब नहीं जीत पाए तो नहीं जीत पाए, क्या किया जा सकता है, ठीक है। तो आई थिंक ये आपको क्लियर हो गया होगा। फर्स्ट एंग्लो मैसूर वार, हाँ, फर्स्ट एंग्लो मराठा वार 1775 से लेके 1782 तक का, ठीक है। दूसरा वाला 1802 से और 1805 का, और तीसरा वाला 1818 में ही होगा, ठीक है, जिसमें 3 लड़ाइयाँ होती हैं, तीनों में हार जाते हैं और उसके बाद में पूर्ण रूपेण जो है वो मिला लिया जाता है। और आप मैप में देखना चाहें तो पेज नंबर, आप एक बार पेज नंबर 7 को आप एक बार फिर से देख लीजिए चाहें तो, पेज नंबर 7 पे आप देख लीजिए। इसमें दूसरे और तीसरे मैप को देखिए, एक तो मैंने 1810 वाला मैप दिया है जिसमें मराठा एम्पायर है काफ़ी बड़ा, और एक मैंने दिया 1820 वाला जिसमें मराठा एम्पायर पूरी तरीके से समाप्त हो गया है, ओके, ठीक है। तो ये अपना मराठा राज्य का उदय, छत्रपति शिवाजी महाराज का किस तरीके से स्वराज की कल्पना लेकर के आना, और किस तरीके से मराठा साम्राज्य का पतन होना, ये कंप्लीट हो गया। धन्यवाद, जय हिंद।